नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ईटीना स्वदेश में। मैं हूं प्रियंका और मेरे साथ हैं अजय और मानसी। और बाजार में हम क्लियरली देख रहे हैं कि एक्सपायरी से पहले का आप बुल्स एंड बियर्स के बीच में एक टसल देख रहे हैं। 16,600 के पास हमने देखा भी कि 16,600 के पास बाजार गया, लेकिन वहां से फिर करेक्ट भी हुआ। सो ये एक्सपायरी से पहले की मूव्स, लेकिन शानदार मूव्स आपको सेक्टर स्पेसिफिक ऑटो सेल्स नंबर्स का इंपैक्ट आपको स्टॉक्स पर दिखाई दे रहा है। लेकिन बैंक्स इस बीच एक अच्छा पुल बैक जरूर दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे आप अजय? मानसी, प्रियंका, गुड आफ्टरनून। आपको पता है प्रियंका कि जो बैंक्स का क्रेडिट ग्रोथ है ना सिस्टम में, हमने तो खैर पहले ही बता दिया था 3 हफ्ते पहले कि बैंक्स पे देखिए आप, यहाँ पे एक रिस्क रिवॉर्ड बन रहा है बहुत ही अट्रैक्टिव। मुझे नहीं मालूम था, मैं जब ये डेटा देखा मैं लेके आऊँगा, बट मैं अभी वर्बली बता देता हूँ कि बैंक की क्रेडिट ग्रोथ सिस्टम में 8 साल के हाईएस्ट लेवल पे आ गई है 8.1%। आपको मालूम था? मुझे भी नहीं मालूम था। 8.1%, हाईएस्ट इन 8 ईयर्स। और कैसे आ रही है? बिल्कुल आपको दिख रही होगी। आपने सारे टॉप 4 प्राइवेट बैंक्स देखे, सॉलिड नंबर्स थे। पब्लिक सेक्टर बैंक से भी नंबर्स बहुत इंप्रूव था। कहीं ना कहीं क्रेडिट ग्रोथ अब सिस्टम में धीरे धीरे चक्का घूम रहा है। आपको डबल डिजिट नहीं दिख रही है अभी, 8.1% है, लेकिन शुरुआत हो गई, शुरुआत हो चुकी है। तो बैंक्स में पुल बैक्स आएंगे मेरे हिसाब से। बाय ऑन डिक्लाइन वाला आज देखिए कोटक बैंक चल रहा है। अभी आपने बहुत ही सॉलिड कमेंट्री एचडीएफसी बैंक के चीफ से देखी थी। 5 लाख में 5 साल में बैलेंस शीट डबल होने की बात की है, उस साइज की बैलेंस शीट, कंबाइंड एंटिटी। तो पॉजिटिव कमेंट्री, और ये 1400 से ज्यादा गिर नहीं रहा है। तो अगर आप देखें आज आईटी वीक है, बहुत सारे स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं, लेकिन कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक निफ्टी को हरे निशान में रखे हुए हैं। अदरवाइज अगर ये नहीं होता तो मेरे हिसाब से सेंसेक्स निफ्टी एक्चुअली डाउन है। इंडेक्स मैनेजमेंट बिल्कुल। दूसरा, मिड कैप स्मॉल कैप्स को लेके आई है। डेज लो पे आ गया है बाजार, और मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी हरे निशान में है। यानी बाजार में थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग है। हम 800-900 पॉइंट भागे हैं, तो थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट टेकिंग बहुत लाजमी है, लेकिन ओवरऑल बाजार में कोई दिक्कत नहीं है। अगर यू हैव गॉट योर स्टॉक राइट तो आराम से अच्छा काम हो रहा है। आज जो हम गेस्ट लेके आए हैं ना प्रियंका और मानसी, आपके लिए और अपने व्यूअर्स के लिए, वो पहली बार स्वदेश पे आ रहे हैं और हमारे जो यंग इन्वेस्टर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं। मोहित जहांगीर आप हमारे साथ हैं। मोहित, बहुत बहुत धन्यवाद। मोहित बहुत ही यंग मिलेनियल इन्वेस्टर भी हैं और बहुत डीप रिसर्च रिलेटेड काम करते हैं और स्टॉक पिकिंग करते हैं फंडामेंटल्स से काम करके। तो इनसे पहले कि हम इनसे स्टॉक्स डिस्कस करें, मोहित आप बताएं कि आप कितने साल के हैं, कितने साल से आप फंडामेंटल रिसर्च कर रहे हैं, स्टॉक पिकिंग कर रहे हैं, जरा बताइए तो बहुत इंस्पिरेशन मिलेगी बहुत हमारे व्यूअर्स को। शर्माइए मत। आपका ऑडियो थोड़ा सा गड़बड़ आया है, तो हम 2 मिनट बाद आपके पास वापस आते हैं। इससे पहले देखिए मार्केट डेज लो पे है। कुछ आपको वॉइसेस सुनवा देते हैं हम, कुछ बिग वॉइसेस। हमारे पास डीए सेकी और फाइनेंस सेकी के रिएक्शंस आए थे, आइए वही सुनवा देते हैं। थोड़ा समय हमें मिल जाएगा, फिर हम ठीक करके वापस जाते हैं। A lot of measures have already been taken, both by RBI and the government. So I think for the moment that will be enough. Whatever measures are needed, those measures are being taken. But we do expect that there are always variations happening in. For example, for the past couple of days, oil prices have again started going up. But overall, the commodity prices in May were lower than what the peaks were achieved in March and April. So that is a positive aspect is happening, but a very close watch is being kept. चलिए ठीक है, ये तो आप एक चलिए फिर से लौटेंगे हम अपने गेस्ट के पास, लेकिन इस बीच आपको एक बिग वॉइस, क्योंकि आज हमने जब मृणाल से बात की थी, उनसे इनक्रेड एएमसी के सीईओ और सीईओ हैं, उनसे जब बात की थी बाजार पर नजरिया उनका समझने की कोशिश की थी, कौन से सेक्टर उन्हें अभी फिलहाल पसंद आ रहे हैं, इस पर एक बार उनका रिएक्शन भी सुनते हैं। मार्केट पर्टिकुलरली ट्रेड, मैं कहूंगा कि ट्रेड हायर प्राइसेस पुश नहीं कर पा रहा है। अगर हम अक्रॉस द बोर्ड रिजल्ट्स में भी देखें, ना सिर्फ इंडिया में बाहर भी, सो ऑल्दो इन्फ्लेशन नंबर है, बट अगर इन्फ्लेशन पास करने की कोशिश करती हैं कंपनीज तो वॉल्यूम्स पे इम्पैक्ट आ रहा है। सो आई थिंक सप्लाई चेन इज नॉट रेडी टू बी एबल टू पास प्राइसेस। सो उसका क्लियर अ कॉम्बिनेशन ऑफ, मैं कहूंगा, डिमांड डिस्ट्रक्शन एज वेल एज कूलिंग ऑफ प्राइसेस हो रहा है।
ब्रॉडर इकोनॉमी और वॉल्यूम और ग्रोथ के लिए अच्छा है। तो मैं कहूंगा कि मार्केट पर्टिकुलरली ट्रेड थोड़ा पॉज ले रहा है और प्राइसेस रोल बैक हो रहे हैं। एक दूसरा कारण इसका ये भी है बिकॉज चाइना से जो डिसरप्शन है सप्लाई चेन के, वो थोड़े से ईज होने के सिग्नल्स भी आए हैं। सो उससे भी थोड़ा सा मार्केट को राहत है। ऑलराइट, मोहित जागीर वापस आ गए हमारे साथ। तो मोहित, मैं आपसे पूछा था कि आप कितने साल से फंडामेंटल रिसर्च कर रहे हैं और स्टॉक आइडियाज निकाल रहे हैं। आप काफी यंग हैं और बहुत सारे ऐसे यंग इन्वेस्टर्स को कुछ इंस्पिरेशन मिलेगी, जरा बताएं तो। So, first of all, thanks for the opportunity, अजय सर। और मैं 21 इयर्स का हूँ अभी, और लास्ट 5 साल से मैं प्रोफेशनली मार्केट में रिसर्च कर रहा हूँ, और लास्ट 10 साल से मैं मार्केट सीख रहा हूँ अपने पापा के थ्रू और काफ़ी एक्सपर्ट्स के थ्रू। यस, और उसमें मैं 5 साल से प्रोफेशनल बन गए। देखिए, ये लाफिंग मैटर नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। जैसे हम लोग बाजार में अक्सर डिस्कस करते हैं कि जो 10-10 साल के साइकिल्स थे बाजार में, टेक्नोलॉजी ने और इनोवेशन डिसरप्शन ने साइकिल्स को श्रिंक कर दिया है। तो उसी तरीके से इफ़ यू स्टार्ट अर्ली, आप 5-6 साल में प्रिपेयर कर सकते हैं। और ये मोहित उन्हीं का एक एग्जाम्पल है, यंग इन्वेस्टर्स का। ट्विटर पे, हमारे ट्विटर स्पेसेस पे आपके जैसे बहुत सारे, मोहित जागीर जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स आते रहते हैं और वो बता रहे हैं कि हम बहुत ही अर्ली प्रोफेशनल इन्वेस्टर बन गए थे, हम तैयारी कर रहे हैं। एनीवेज, अपने रिसर्च करने की पैटर्न को बताइए ज़रा, उसके बाद हम स्टॉक पिक्स डिस्कस करते हैं। कैसे रिसर्च करते हैं आप, आपका मेथोडोलॉजी क्या है? तो बेसिकली सबसे पहले चैनल चेक्स करना, जो भी कंपनी हमें अच्छी लगती है, या तो हम टॉप डाउन अप्रोच या बॉटम्स अप अप्रोच, कोई भी सेक्टर हमें अच्छा लगता है तो उसमें जो कंपनियां सबसे अच्छा कर रही है उनको सिलेक्ट करना, या फिर कोई सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा पर वो कंपनी उस सेक्टर को बीट कर रही है ग्रोथ के मामले में, तो उन कंपनियों को हम जनरली सिलेक्ट करते हैं। और हमारा सबसे ज़्यादा ध्यान रहता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो भी कंपनियां होती है जिनका कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चरिंग होता है, तो हम उस अकॉर्डिंग अपना रिसर्च करते हैं। बिल्कुल मोहित, हाय, गुड आफ्टरनून। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और जिस तरह से आप अपना पैशन बता रहे हैं मार्केट्स के लिए। आपके स्टॉक पिक्स भी हम देख रहे हैं, काफ़ी इनोवेटिव स्टॉक पिक्स भी आपकी तरफ से आते हुए दिखे हैं। और उसमें मिर्ज़ा इंटरनेशनल से मैं शुरुआत करना चाहूँगी। मिर्ज़ा इंटरनेशनल इस स्टॉक को चूज़ क्यों किया आपने, इसके पीछे का रैशनल, किस तरह की थिंकिंग है आपकी, और किस तरह के स्टॉक्स, किस तरह के सेक्टर्स हैं जो पसंद करते हैं? तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जो कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग में होती है जिनका हम चैनल चेक कर सकते हैं, हम उन्हीं कंपनियों को सिलेक्ट करते हैं। तो मिर्ज़ा इंटरनेशनल आज से 5 साल पहले एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट था, बट उनका एक ब्रांड है रेड टेप। तो जब 1 साल पहले मैंने इस कंपनी को देखा, तो ये देख के कि लास्ट 4 साल में उस कंपनी ने अपने ब्रांड को 25% कैगर से ग्रो किया है, तो उसमें इंटरेस्ट आया। और वैल्यूएशंस बिल्कुल एकदम वर्स्ट केस सिनारियो को डिस्काउंट कर रहे थे। तो 1 साल पहले वो ध्यान में आया। फिर एक स्पेशल सिचुएशन अपॉर्चुनिटी आई जिसमें कंपनी ने रेड टेप ब्रांड का डीमर्जर अनाउंस किया है, जो कि शायद अगले कुछ महीनों में हो जाना चाहिए। तो रेड टेप, जो कि FY22 नंबर्स पे भी अराउंड 40 से 50% का कैगर पे ग्रो किया है लास्ट 6 से 7 साल, जिस कैगर पे कोई भी फुटवेयर कंपनी ग्रो नहीं कर पाई है। इस वजह से हम इस कंपनी को ट्रैक कर रहे हैं और इस वजह से हमें ये पसंद है। बट अभी काफी अच्छा शार्प इसमें अप्रूव आया, तो आपको रिस्क मैनेज करना चाहिए। मोहित, गुड आफ्टरनून, वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपने मिर्ज़ा इंटरनेशनल पे तो एक अच्छा रैशनल दिया। एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टॉक आपने अपनी लिस्ट में ऐड किया है, वो है लाओपाला। अब से कुछ दिन पहले आपका रैशनल में समझेंगे, आई एम श्योर डीप रिसर्च करके आप ये स्टॉक लेकर आएंगे, लेकिन एक रैशनल हमने कुछ दिन पहले व्यूअर्स को ये भी दिखाया था जहां सौरभ मुखर्जी ने लाओपाला से एग्जिट किया। उन्हें लगा ये स्पेस कंप्रेस्ड हो रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है स्पेस में, लेकिन आपके रैशनल क्या है स्पेस को ऐड कर, इस स्टॉक को ऐड करने के? तो एक्चुअली ओपलवेयर इंडस्ट्री में आप देखेंगे सबसे डोमिनेंट प्लेयर अभी भी लाओपाला है, जिसके पास अराउंड 35% मार्केट शेयर है। बट लास्ट 4 से 5 साल में जो चेंजेस आए हैं इस इंडस्ट्री में, सबसे बड़ा चेंज है बोरोसिल ने होपवेल टेबलवेयर का एक्विजिशन किया, जो कि एक सिक यूनिट था जिसको 25 करोड़ रेवेन्यू से 200 करोड़ रेवेन्यू तक पहुंचाया। साथ में सेलो का एंट्री हुआ, जिससे लाओपाला का मार्केट शेयर काफी घटा। इस बात से सब एग्री करते हैं। बट अभी क्योंकि और सारे प्लेयर्स के पास में कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है, वहीं पे लाओपाला ने 27 अप्रैल को अपना नया प्लांट जो सितारगंज में है वो इनोग्रेट किया है, जिससे उनकी कैपेसिटी अराउंड 40% बढ़ जाएगी।
और आगे कंपनी का बोरोसिल के ग्लास प्लांट में भी मैन्युफैक्चरिंग करने का उन्होंने अनाउंस किया है, जिससे कि वो ग्लासवेयर में एंटर करेंगे और सप्लाई साइड सारे इश्यूज उनके हट जाएंगे। तो मुझे लगता है कि लाओ कंपटीशन जरूर है, बट ये सेक्टर लास्ट 10 साल में 100 करोड़ की मार्केट साइज से अभी अराउंड 900 करोड़ पहुंच गया है, और हो सकता है कि अगले 10 साल में भी 900 करोड़ का शायद 5-6 हजार करोड़ पहुंच जाए। तो इस वजह से अगर पूरा सेक्टर ग्रो करता है और उनका मार्केट शेयर भी कम होता है, पर कंपनी अगर ग्रोथ देती है तो मैं उसमें खुश रहूंगा एज एन इन्वेस्टर। लाओ पाला, बाय द वे व्यूअर्स, हमारे काश में 10 साल का ग्राफ लेके आ सकता था, लेकिन अगर 5 ईयर्स का ग्राफ भी देखिए, लाओ पाला एक बहुत बड़ा वैल्यू क्रिएटर रहा भी है, और इसके बारे में मोहित बात कर रहे हैं। मोहित, बोरोसिल पे क्या व्यू बन रहा है आपका? आपको वो क्यों पसंद है? क्या पोटेंशियल है बोरोसिल में? बोरोसिल लिमिटेड, सबसे पहली बात है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रमोटर्स हैं, कैश फ्लोज काफी कंसिस्टेंट है, और एक ब्रांड रिकॉल भी उसका काफी अच्छा है, एक प्रोमिनेंट ब्रांड है। और कंपनी ने अभी अनाउंस किया है अपना एसआईपी डिवीजन को डीमर्ज करने का, जिससे भी उसको काफी अच्छा वैल्यू मिल सकता है। और कंपनी के अगले 2 से 3 साल में करीबन 600 करोड़ का कैपेक्स करने का प्लान है, जिससे मुझे लगता है आने वाले टाइम में भी ग्रोथ रह सकता है। और बोरोसिल ने लास्ट 2 से 3 साल में जो भी एक्विजिशंस किए हैं उन पे भी डिलीवर करके दिखाया है, बीट प्लास्पेक, बीट लारा, और अभी जो वो नए सेगमेंट्स में एंटर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी ये 20 से 30% का ग्रोथ दे सकते हैं। इस वजह से 20 से 30 का पीई भी जस्टिफाइबल है, और आने वाले टाइम में हो सकता है ये अच्छा वैल्यू क्रिएट करके दे। ओके, तो ये राय फिलहाल मिलती हुई। स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस तो मोहित हम आपके जान ही रहे हैं, लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक भी आपके जो स्पेसेस आप बता रहे हैं उसमें सीमेंट स्पेस पर शॉर्ट टर्म नजरिया है आपका। आपको नहीं लगता इनपुट कॉस्ट प्रेशर यहाँ पर सीमेंट स्पेस के लिए लगातार जो हम देख रहे हैं वो एक डेंट साबित हो सकता है, और यहाँ पर किस तरह से पॉजिटिविटी आगे आपको लग रही है? क्या प्राइस हाइक्स हैं जिसको आप वॉच आउट कर रहे हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि सेक्टर काफी अपने वर्स्ट के वैल्यूएशंस डिस्काउंट कर रहा है। यहाँ से जैसा आप कुछ सीमेंट कंपनी को देखेंगे स्मॉल कैप में, श्री दिग्विजय सीमेंट, जिनका डिविडेंड यील्ड ही करीबन 5 से 6% का है अभी, तो वो कंपनियां काफी वर्स्ट के सिनारियो को डिस्काउंट करके चल रही है। और अगर डिमांड एनवायरनमेंट थोड़ा भी अच्छा रहता है और साथ में प्राइस हाइक्स भी रहते हैं, तो कंपनीज के मार्जिन्स भी काफी अच्छे बढ़ सकते हैं। तो एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म का नजरिया रख सकते हैं सीमेंट स्टॉक्स पे, जो अभी काफी डीपली अंडर ओन्ड है और वैल्यूएशंस भी काफी फेवर में है। ठीक है, ऑलराइट। तो शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए सीमेंट स्पेस पसंद आते हैं आपको। एक और स्टॉक मेडिकेमिन बायोटेक, ये स्टॉक किस रैशनल पर आपने चूज किया मोहित? तो ये काफी एक छोटी कंपनी है, पर प्रमोटर्स काफी अच्छे हैं, और कंपनी ने अभी रिसेंटली एक ओंकोलॉजी का फॉर्मुलेशन फैसिलिटी इनोग्रेट किया है, और उसमें प्रोडक्ट भी लॉन्च किए हैं। डोमेस्टिक मार्केट में करीबन 12 प्रोडक्ट लॉन्च किए, प्लस कंपनी के जो मौजूदा प्लांट है जो भिवाड़ी में है और जो हरिद्वार में है, उनको भी उसने यूरोप के मार्केट्स के लिए भी अपग्रेड किया है, जो कंपनी इंफॉर्मेशन रेगुलरली प्रोवाइड कर रही है। तो एक काफी छोटा कंपनी है, पर काफी बड़ा कंपनी बनने का पोटेंशियल रखती है। राइट, ऑलराइट। मोहित, आपको जाने दें इससे पहले अगर आप अपने डिस्क्लेमर्स बता दें इन स्टॉक्स के बारे में, आपको कुछ कहना है? डिस्क्लेमर्स तो हम इन स्टॉक को ओन भी करते हैं, हम ट्रेक भी करते हैं, और ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, और हम किसी भी टाइम एग्जिट कर सकते हैं, तो वी कैन अपडेट इट ऑन ट्विटर। ऑलराइट, ये इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर आपके लिए आ रहा है स्क्रीन्स पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको आईबी रियल के बारे में बता दें। देखिए स्टॉक इस समय 7% नीचे है। हम आपको डिटेल स्टोरी लेके आएंगे इसमें क्या हुआ है, बट उससे पहले आपको बता दें कुछ एम्बेसी ग्रुप में सर्चेज हुई हैं साउथ इंडिया में, शायद उसका कुछ दबाव आता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि इस कंपनी को भी एम्बेसी ग्रुप ने एक्वायर कर लिया और अब ये मर्ज होने वाली है। उस पर डिटेल्स हम लाएंगे, लेकिन राजेश पालविया के पास जाते हैं। अभी जरा बाजार का जायजा ले लें। जी नहीं, एम्बेसी रीट से इम्पैक्ट नहीं होता है। हम जाते हैं राजेश। लैक क्लस्टर सा बाजार है, कुछ खास नहीं है, बट सेलेक्ट बैंक स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं। यहाँ से क्या आपको ज़्यादा मंदी नजर आ रही है या जस्ट प्रॉफिट टेकिंग? किस लेवल्स पे री एंट्री करेंगे? गुड आफ्टरनून अजय जी।
तो देखिए मार्केट में एक अच्छा 3-4 दिन का एक अच्छा मूव बना था हायर साइड के लिए और थोड़ा सा एक ब्रीदर यहाँ पे मार्केट लेते हुए दिख रहा है। अगर हम डेटा भी देखें तो एक्सपायरी के चलते, वीकली एक्सपायरी के चलते 16,500 16,600 के स्ट्राइक में कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि वहाँ पे कॉल राइटर्स की पोजीशंस यहाँ पे देखने को मिली। तो कहीं ना कहीं अपर साइड पे एक रेजिस्टेंस जरूर बनते हुए दिख रहा है। 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में हमें लगता है एक एक्सपायरी का प्रेशर यहाँ पे जैसे ही ईज आउट होते हुए दिखेगा मार्केट में वापस, हमें लगता है कि अच्छा मोमेंटम इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी आते हुए दिखेगा। बट हम देखें कि काफ़ी बड़े अप मूव बने थे पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में, तो एक थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग, माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। आज के सेशन में अब ये इंपॉर्टेंट लेवल जो यहाँ से निफ्टी के लिए हमें लगता है वो है करीब 16,400 का। वो लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर वो लेवल को हम होल्ड कर पाते हैं तो हमें लगता है कि वापस से लोअर साइड पे बाइंग इंटरेस्ट आते हुए दिखेगा मार्केट में, और फिर मार्केट में स्टॉक स्पेसिफिक और इंडेक्स स्पेसिफिक भी बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। 16,400 के लेवल अगर टूटते हैं तो थोड़ा हमें लगता है कि ये सेलिंग प्रेशर एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो पुट बेस बना हुआ है अभी वो 16,400 की स्ट्राइक पे हमें देखने को मिल रहा है, और अगर वो वॉयलेट होता है तो ही थोड़ा सा एक अनवाइंडिंग का ट्रेड लॉन्ग साइड वाला बनते हुए दिखेगा। और कॉन्ट्ररी अगर हम बैंक निफ्टी में देखें तो बैंक निफ्टी में जो इमीडिएट इंपॉर्टेंट लेवल है अभी वो 35,200 के आसपास है। तो थोड़ा सा बैंकिंग स्टॉक्स ने भी गिव अप किया है हायर साइड से। बैंक निफ्टी भी 36,000 के लेवल को क्रॉस करने में कामयाब नहीं रहा है, क्योंकि वहाँ पे भी मेजर कॉल राइटिंग है इस वीकली सीरीज के लिए। तो हमें लगता है 35,200 भी बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है, और वो लेवल होल्ड रहते तो यहाँ पे वापस से सपोर्ट बाइंग इनिशिएट होते हुए दिख सकती। तो ये दोनों लेवल को क्लोजली वॉच करेंगे हम आज और कल के सेशन के लिए, 16,400 और 35,200। 400 निफ्टी के लिए 35,200 यहाँ पर बैंक निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स टू वॉच आउट फॉर। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन हम जानना चाहेंगे, लेकिन साथ ही महिंद्रा एंड महिंद्रा पर कल आपने कॉल दी थी, स्टॉक में अब मूवमेंट भी हम देख रहे हैं। ऑफकोर्स ऑटोमोबाइल ऑटो बिक्री के नंबर्स आ रहे हैं। M&M ऑटोमोटिव सेगमेंट में मंथ ऑन मंथ बेसिस पर 18% के अप मूव्स दिखे हैं। बिक्री आंकड़े अच्छे आए हैं और इसका एक इम्पैक्ट भी महिंद्रा एंड महिंद्रा पर। आपकी राय क्या होगी, और स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस भी बताएं। या गुड आफ्टरनून मानसी जी। तो देखिए स्टॉक ऑटोमोबाइल पैक से, और आज हम अशोक लीलैंड को यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। ये स्टॉक में देखें तो एक अटेम्प्ट करते हुए दिख रहा है स्टॉक, अपने एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है जिस तरीके के सेटअप बने अशोक लीलैंड में, ये स्टॉक हमें लगता है यहाँ से एक अच्छा अपमूव कंटिन्यू करते हुए दिख सकता है। 147 150 तक की अपसाइड अशोक लीलैंड में आते हुए दिख सकती है। 137 के स्टॉप लॉस से इसे बाय किया जा सकता है। जो दूसरा स्टॉक हमें यहाँ पे अट्रैक्टिव लग रहा है वो है पॉलीप्लेक्स का। देखें तो स्टॉक में एक 4 से 5 वीक का एक करेक्शन देखने को मिला था। ओवरऑल लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो स्टॉक के पॉजिटिव है। 3 से 4 वीक का एक करेक्शन देखने के बाद स्टॉक ने जिस तरीके से एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कल के सेशन में दिया और आज फॉलोअप बाइंग एक्शन यहाँ पे बनते हुए दिख रही, स्टॉक अब अपने 50 डे 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है पॉलीप्लेक्स में एक अच्छा अपमूव यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है, और हो सकता है ये स्टॉक अपने प्रीवियस स्विंग हाई की तरफ भी बढ़ता हुआ दिखे। लेकिन ट्रेडिंग के हिसाब से हम इसमें टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 2620 तक के। स्टॉप लॉस सजेस्ट करेंगे 2510 का। ऑलराइट, तो ये सारी कुछ ट्रेड रिकमेंडेशंस हैं राजेश की। राजेश, अब बाजार थोड़ा लैकलस्टर लग भी रहा था क्योंकि एक्सपायरी से पहले के ट्रेड्स हैं, तो अब यहाँ पर एक्सपायरी के हिसाब से भी इंडेक्स पर आपको क्या ज्यादा मजबूत लग रहा है? रिलायंस कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर अभी तक बताया जा रहा था कि निफ्टी से, पर अब तो बैंक निफ्टी में भी आपको बैंक स्टॉक्स आते हुए दिख रहे हैं। कोटक बैंक ने कल के सारे अपने गेन्स को इरोड करने के लिए लग रहा है अब शुरुआत कर रहा है। अभी तो खैर 0.5% ही है, लेकिन कल जिस तरह का प्रेशर बैंक से दिखाई दिया, आपको लग रहा है बैंक अब लीड कर लेंगे? तो प्रियंका जी देखिए, ऐसा कोई बड़ा कोई करेक्शन किसी भी सेक्टर या स्टॉक्स में बने नहीं है। एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग जिसको हम बोल सकते हैं, 1 से 2% सॉर्ट ऑफ करेक्शन जरूर बने स्टॉक स्पेसिफिक कहीं। लेकिन हमें लगता है जिन पॉकेट्स में अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है वहाँ पे वापस से अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये जो माइल्ड करेक्टिव एक्शन है यहाँ पे बाइंग करने की, बिल्कुल बैंकिंग सेक्टर पे यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। और हमें लगता है कि प्राइवेट बैंक्स में HDFC बैंक ने जिस तरीके से पिछले दिनों में एक रिकवरी का ट्रेड बनाया था, वहाँ पे वापस से ये करेक्शन में एक अपॉर्चुनिटी होगी। ICICI बैंक का स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव टेरिटरी में ही ट्रेड कर रहा है, तो हमें लगता है ICICI बैंक को भी यहाँ पे फोकस में रखा जा सकता है। 748 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है 730-32 का स्टॉप लॉस रख के ये स्टॉक में भी अगर ये गिरावट में मिलता है, अवेलेबल होता है करीब 742 740 की तरफ, तो यहाँ पे बाय करना चाहिए।
HDFC बैंक में भी हमारा व्यू पॉजिटिव है, काफी अच्छी रिकवरी एक बेस फॉर्मेशन के बाद बनी थी, आज एक माइल्ड प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही, लेकिन हमें लगता है कि जिस तरीके के सेटअप बने ये स्टॉक में 1400-1420 तक की अपसाइड आते हुए दिखेगी। तो 1360 हमारा स्टॉप लॉस है, HDFC बैंक पे भी लॉन्ग करने की सलाह है। हमें लगता है वापस से लीडरशिप पोजीशन में बैंकिंग स्टॉक्स ही आते हुए दिखेंगे और हमें लगता है बैंक निफ्टी यहाँ से वापस से लीडरशिप लेते हुए दिखेगी। लेकिन आज और कल के सेशन में हमें देखना है 35,200 के लेवल को हम डिफेंड कर पाते हैं या नहीं। वो लेवल अगर बना रहा तो हमें लगता है वापस बैंकिंग स्टॉक्स में एक अच्छा बाइंग का रुझान बनेगा। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। मुझे भी इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत हाई लगती है। HDFC बैंक इज ए बाय ऑन डिप। आपका टारगेट 1420, स्टॉप लॉस 1360। आइए HDFC बैंक को जरा मैप करते हैं बैंक इंडेक्स से। ये 1300 के नीचे वर्स्ट केस में गया था, फिर वहां से बाहर आ गया। कमेंट्री बहुत अच्छी आई है कि ये मर्जर के बाद हर 5 साल में अपनी बैलेंस शीट साइज को डबल करने की कोशिश कर रहे हैं। ये 3 महीने का ग्राफ है, इसको जरा बैंक निफ्टी के साथ मैप कर सकते हैं। ये जो है ना, बैंक निफ्टी को इस समय लीड कर सकता है, ये और कोटक बैंक मिलके, जिस हिसाब से कमेंट्री आ रही है। 6 महीने में HDFC बैंक -8% है, और यही टाइम पीरियड में अगर हम बैंक निफ्टी देख सकें तो मालूम चलेगा कि क्या आउट परफॉर्मेंस शुरू हो गई है या नहीं। वो ये देखिए, ओके, अभी अंडर परफॉर्म कर रहा है 6 महीने में। ये हम 3 महीने कर सकते हैं तो मालूम चलेगा कि कहाँ मूव करना शुरू हुआ है। सबसे बड़ा, ओके, अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, राइट। यहाँ से आप इसको नज़र ज़रूर रखिए, बाय ऑन डिप्स कैंडिडेट बन सकता है कमेंट्री जो आई है। अब हम जाते हैं ऑटोज़ की तरफ और ऑटो का डेटा लेके आते हैं। ऑटो में क्या हुआ, काफ़ी 2-3 हफ्ते की स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस देखी हमने, कमेंट्री अच्छी है मैनेजमेंट की, और डेटा भी आना शुरू हो गया मंथली सेल्स का। सृष्टि हमारे साथ स्टूडियो में है बताने के लिए कि कैसे रीड करना चाहिए इस डेटा को, कहाँ पे आउट परफॉर्मेंस थी सृष्टि और कहाँ वीक थे नंबर्स। तो देखिए अजय, हम उम्मीद कर रहे थे कि पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल रेजिलियंस दिखाएंगे, इस बार ठीक उसी तरीके से आंकड़े आते हुए दिखे हैं। हालांकि 2 व्हीलर्स में उम्मीद थी कि जो नंबर्स हैं वो बेहतर आएंगे, बट इतने भी अच्छे नंबर्स नहीं आए, गिवन द फैक्ट कि फ्यूल का जो प्राइजेस हुए हैं वहां से अंदेशा लगाया जा रहा था कि कुछ कंपनीज कि सेल्स को सहारा मिले, वो इतना आकर्षक नहीं है। सारे नंबर्स तो आपकी स्क्रीन पे हैं, बट कुछ आउट परफॉर्मिंग नंबर्स जो हैं वो मैं हाईलाइट करना चाहूंगी दर्शकों के लिए। सबसे पहले पैसेंजर व्हीकल स्पेस में M&M ने जबरदस्त जो है नतीजे पेश किए हैं। आप देखिए कमजोर बाजार में भी स्टॉक करीब 1.5% ऊपर है, और ये नतीजों के बाद हमें देखने को मिला है कंपनी ने 53,726 व्हीकल्स बेचे हैं अपने पैसेंजर व्हीकल यूनिट में, जो कि 18% की ग्रोथ है मंथ ऑन मंथ। इसी के मुकाबले अगर आप टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी को देखें तो 4 से 7% की वहां पे महीने दर महीने ग्रोथ देखने को मिली है। तो आप समझ सकते हैं कि M&M ने कितनी बेहतर तरीके से अपने शॉर्टेज की जो दिक्कतें हैं उनको जो है पार किया है, क्योंकि सारी ही कंपनीज के लिए ये जो सिचुएशन है वो बरकरार है। कमर्शियल व्हीकल स्पेस में अशोक लेलैंड जो है आउट परफॉर्मर रहा है, 12% की महीने दर महीने वहां पे ग्रोथ देखने को मिली है, और इसका नतीजा है कि आप स्टॉक का इम्पैक्ट भी देख सकते हैं। वहीं 2 व्हीलर सेगमेंट की बात करें तो TVS और बजाज ऑटो अपने नंबर्स घोषित किए हैं। बजाज ऑटो में काफी कमजोरी है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट्स की सेल्स एनालिस्ट अनुमान लगा रहे थे कि 2 लाख यूनिट के आसपास रहनी चाहिए, बट कंपनी ने काफी निराश किया है। वहां पे 1.63 लाख गाड़ियां एक्सपोर्ट मार्केट में इन्होंने बेची हैं। इसके मुकाबले TVS मोटर्स का प्रदर्शन काफी बेहतर रहा है ओवरसीज मार्केट में, इसीलिए स्टॉक कहीं ना कहीं वो होल्ड कर रहा है। और ट्रैक्टर बिक्री की अगर बात करें तो M&M ट्रैक्टर की बिक्री में करीब 9% की महीने दर महीने गिरावट आई है, बट आगे के लिए वो कमेंट्री काफी पॉजिटिव लेकर आए हैं, और एस्कॉट्स का भी मानना है कि आगे चल के जो है रूरल इकोनॉमी की तरफ से उनको सहारा मिलेगा, और इस बार जो नतीजे हैं वो अनुमान के मुताबिक रहे हैं। ऑलराइट, तो ये काफी हद तक तो एस्टिमेशन के हिसाब से सृष्टि वैसे डेटा सब बता देता है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स इतने स्मार्ट है कि नंबर्स आने से पहले आप देखिए भाव में रिफ्लेक्ट हो रहा था कि M&M वीक ही नहीं हुआ इस मार्केट में। लेकिन टाटा मोटर्स के नंबर वो कैसे थे? वो तो आई थिंक ईवी के लिहाज से ईवी सेल्स उनकी अच्छी पिक हुई है इस मंथ में। जी बिल्कुल, देखिए हम ईवी सेल्स महीने दर महीने नए रिकॉर्ड पे तो जाते हुए देख सकते हैं, बट यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न था कैपेसिटी एक्सपेंशन का। इसको रीड करने के बजाय अगर हम ये देखें कि अब जो है टाटा मोटर्स नया प्लांट लेकर आ रहा है, वहां पे ईवी का एक्सपेंशन होगा, तो आगे आने वाले समय में और भी बेहतर नंबर्स हम आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि पैसेंजर व्हीकल स्पेस में सभी कंपनीज की जो मांग है वो तो रिकॉर्ड स्तरों पे है, उसमें कुछ बात वो नहीं। तो अनमेट डिमांड है, उससे लगातार हम कई बार हाईलाइट भी कर चुके हैं कि डिमांड इंटैक्ट है। चलिए बिल्कुल शुक्रिया सृष्टि, ये सारा कुछ डेटा पॉइंट हमारे कंपाइल करने के लिए।
राइट, तो चलिए यहाँ पर ऑटो बिक्री के आंकड़े और उसमें सबसे आगे महिंद्रा एंड महिंद्रा, जहाँ पर उनकी बिक्री में 18% की मंथ ऑन मंथ ग्रोथ देखने को मिली है। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ मितेश पांचाल भी जुड़ गए हैं। मितेश, गुड आफ्टरनून। बताएं मार्केट्स पर आपका आउटलुक क्या है? हम देख रहे हैं वीकली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले आज बाजार में कमजोरी फिलहाल तो नजर आ रही है। बताइए क्या लग रहा है आपको, मार्केट सेकेंड हाफ में कैसा ट्रेड कर रहा है? गुड आफ्टरनून। बेसिकली हम लोग एक बहुत ही टाइट रेंज में है, जहाँ पे निफ्टी ट्राई कर रही है 16,500 को क्रॉस करने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब भी वो वही रेंज में ट्रैवल करती है 16,500 16,600 के बीच में, तब एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ आ जाता है। सेम इज द केस विद बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का अगर स्पॉट का अगर आप लेवल देखें तो 35,500 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, और वहाँ से ही हमको लगातार एक बिकवाली का जो माहौल है वो दिखाई दे रहा है। तो हमारे हिसाब से अभी 16,200 और 16,500 के बीच में ये एक जो टाइट ट्रेडिंग रेंज है उसके बीच में ये जो निफ्टी है वो ट्रेड करेगी, और बैंक निफ्टी के लिए 35,500 का स्पॉट का लेवल क्लोज, उसके ऊपर क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। इवन आवरली और 15 मिनट के चार्ट के ऊपर भी वो बहुत स्ट्रगल कर रही है कि 35,500 के ऊपर ट्रेड नहीं कर रही है। तो वी आर ऑफ द व्यू के अगर 35,500 डिसाइसिवली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर अगर क्रॉस होता है तभी जाके हम लोग 35,800 36,000 के जोन में जाएंगे। तब तक आई थिंक वी आर ट्रेडिंग इन अ नैरो रेंज। निफ्टी के लिए वो रेंज है 16,200 16,250 से 16,500 की, और बैंक निफ्टी के लिए वो थोड़ी ब्रॉड रेंज है 35,000 ऑन द डाउन साइड, 35,500 ऑन द अप साइड। तो कुल मिला के रेंज बाउंड कारोबार है। आई थिंक प्रॉमिसिंग मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स स्टॉक्स के ऊपर ध्यान होना चाहिए एज ऑफ नाउ, क्योंकि इंडेक्स जो है वो हमें कोई एक ट्रेंडिंग या एक डायरेक्शनल ट्रेड अभी नहीं दे रहा है। तो चलिए इंडेक्स पर ये नजरिया, लेकिन मितेश फिर स्टॉक्स कौन से हैं ये भी बताइए आज के लिए आपके। दो स्टॉक जानते हैं कि हम लोग सिस्टम और मेथड के ऊपर काम करते हैं, तो हमारे पास कोई बहुत शॉर्ट टर्म के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर आपका नजरिया 3-9 महीने का है तो डेफिनेटली सिस्टम और मेथड के हिसाब से आप काम कर सकते हैं। अगर आपको पता हो तो 24 मार्च को हमने एक रिपोर्ट रिलीज किया था जो हमारी चैनल के ऊपर भी डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि टायर स्टॉक्स में हमें बहुत एक स्ट्रॉन्ग अपमूव दिख रहा है, और उसके बाद आपने देखा बालाकृष्ण इंडस्ट्रीज, सीएट और एमआरएफ में अब तक 13%, 4% और 16% की वृद्धि देखी गई है। उसी हिसाब से हमने 27 अप्रैल को बोला था कि बेसिकली जो पीएसयू स्टॉक्स है उसमें एमआरपीएल, हिंदुस्तान जिंक, एमएमटीसी और ओडिशा मिनरल, तो इसमें भी हमें बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग तगड़ा अपमूव अभी दिख रहा है। एमआरपीएल ने आउट परफॉर्म किया है, वहाँ से लेके 26% का अपमूव दिया है, वहाँ पे ही ओडिशा मिनरल ने अंडर परफॉर्म किया है, लेकिन हमको लगता है ये स्पेस में भी अभी बहुत स्ट्रॉन्ग अपमूव है। अभी जो स्टॉक सिस्टम और मेथड ने आइडेंटिफाई किया वो दो है। एक तो एआईए इंजीनियरिंग है, बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन आवरली और क्वार्टरली और मंथली चार्ट के बाद एक स्ट्रॉन्ग अपमूव दिया है 2100 के ऊपर। तो हमारा ये मानना है कि यहाँ से 3 या 6 महीने के बाद एक स्ट्रॉन्ग अपमूव हमको एआईए इंजीनियरिंग में मिलेगा, जिसमें हमारे टारगेट्स क्लोज टू 2500 टू 2700 है। दूसरा है केएसबी पंप। इवन अगर आप देखें तो केएसबी पंप में भी बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग अपमूव रिसेंटली देखने के लिए मिला है, और 1250 के ऊपर बहुत ही स्ट्रॉन्ग वो सस्टेन हो रहा है। तो बहुत ही बड़ी तेजी केएसबी पंप में भी है, क्लोज टू 1600 टू 1700 लेवल्स के आर पार। और जब हम ऑटो की बात कर रहे हैं तो स्वराज इंजन एक है जिसमें हमको लग रहा है कि यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया तेजी आने वाले दिनों में देखने के लिए मिलेगी। और स्वराज इंजन के लिए हमारा जो टारगेट है वो है 1800 से 1900 रुपये का, अभी 1600 के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक्स। तो ये 3 स्टॉक है जिसमें हमको लग रहा है कि आने वाले 3, 6 और 9 महीने के लिए एक बहुत ही बड़ा स्ट्रॉन्ग ट्रेंड रिवर्सल है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपमूव ये तीनों स्टॉक्स में हमें आगे जाके देखने के लिए मिलेगा। ऑलराइट, गुड आफ्टरनून मितेश, काफी दिनों के बाद आपसे बात हो रही है। यस, हमें आपके टायर स्टॉक्स बिल्कुल याद हैं। आपने टायर स्टॉक शायद कुछ महीने पहले बोले थे, वो अच्छा चले भी हैं। तो यानी अब आपको इंजीनियरिंग स्पेस से पसंद आते हैं कुछ स्पेस स्टॉक्स, और क्या मॉनसून के ट्रिगर की वजह से एक बड़ा रीजन हो सकता है कि आपने केएसबी पंप्स भी लिया है? तो क्या केएसबी पंप चलेगा तो दूसरे पंप स्टॉक्स भी चल सकते हैं? देखिए प्रियंका जी, हर एक स्टॉक्स का अलग है। अभी जो प्रॉमिस स्ट्रक्चर उभर के आया है वो यही है कि केएसबी पंप में बहुत ही बड़े कंसोलिडेशन। देखिए, जब मार्केट एक नैरो रेंज में
ट्रेड करता है तब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वार्टरली और ईयरली ब्रेकआउट कौन से स्टॉक्स में आते हैं, वो बहुत कम स्टॉक्स में आते हैं। तो ऐसे ही जो स्टॉक्स है ये 3 हैं, स्वराज इंजीन, केएसबी पंप और एआईए इंजीनियरिंग। तीनों में अगर आप चार्ट पे भी देखेंगे तो बहुत लंबी अवधि के बाद एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया है, तो ये सस्टेनेबल तेजी की हो जाएंगे। और आपने जो बात बोली है एग्री मॉनसून की थीम को लेके, तो आपको पता ही है हमने लगातार ये चीजें डिस्कस की है कि कावेरी सीड्स है, धनुका एग्रीटेक है, सुमितोमो केमिकल है, बायर क्रॉप है, इसमें भी हमने पहले हमने अपने दर्शकों को बता दिया था कि इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम है। और आपका फेवरेट स्टॉक भी हमने डिस्कस किया था, जो आप बार बार डिस्कस करते हो, कोरोमंडल इंटरनेशनल, तो वो भी हमारा 1200 का लक्ष्यांक है, तो जल्द ही आएगा। तो अभी बहुत रेयर स्टॉक्स आ रहे हैं सरफेस के ऊपर, जिसमें हम लोग एक 3, 6 या 9 महीने का व्यू लेके चल सकते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट परफॉर्मेंस, क्योंकि अभी बहुत चैलेंजिंग है कौन से स्टॉक या कौन सी थीम चलेगी। तो यहाँ पे सिस्टम हमको क्लियरली आइडेंटिफाई करके देता है कि केएसबी पंप, एआईए इंजीनियरिंग और स्वराज इंजीन अलोन विद जो हमने अभी स्टॉक्स बात किया एग्री थीम में, वो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करेंगे अगले 3, 6 और 9 महीने में। चलिए ठीक है, बिल्कुल। आप तो एग्री थीम से जुड़े हुए कई सारे स्पेस के स्टॉक्स यहाँ मितेश बता रहे हैं। राजेश, इस वक्त आप पीएससी स्पेस को देखें ना, वहाँ आपको लॉन्ग बिल्टअप होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। कोई यहाँ इस थीम पर आपको स्टॉक्स ऐड करना चाहेंगे? कल हम लास्ट आवर में डिस्कस भी कर रहे थे, खैर डिफेंस स्पेस से ये स्टॉक तो, लेकिन वहाँ ऑर्डर आया, हमने इम्पैक्ट देखा, आपने उस पर रिकमेंडेशन भी दी थी। अब आप पीएससी स्पेस से कोई स्टॉक चूज करना चाहेंगे? तो देखिए प्रियंका जी, यहाँ पे जिस तरीके से स्टॉक में मोमेंटम बना है, यहाँ पे अगर हम बात करें डिफेंस स्पेस में, तो हमें एक लगता है यहाँ पे भारत डायनामिक्स को देखना चाहिए। वो स्टॉक हमने कल भी डिस्कस किया था और कल भी एक अच्छा मूव बना था। आज भी हमें लगता है बीडीएल का सेटअप जिस तरीके से पीएसयूज के अलावा शॉर्ट टर्म में आते हुए दिख सकती है, इसको 840 से 850 तक के अपसाइड, बट हमें लगता है पोजिशनरी ये स्टॉक के जिस तरीके के सेटअप बने हुए हैं, इसमें 900 रुपए तक के अपसाइड आते हुए दिख सकती। तो भारत डायनामिक्स एक स्टॉक होगा जिसे फोकस में रखा जा सकता है। और अगर हम देखें तो इसी स्पेस में अगर देखें तो HAL एक कंटिन्यूशन अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। HAL को भी यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है। मंथली वीकली चार्ट पे देखें तो जिस तरीके से अप स्लोपिंग चैनल में मंथली चार्ट पे ट्रेवल करते हुए दिख रहा है, हमें लगता है HAL में भी पोजिशनली काफ़ी बड़े टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं, जो कि 2200 से 2400 तक के अपसाइड भी हमें लगता है पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकती है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से टारगेट हम सजेस्ट करेंगे करीब 1960 से 1980 तक का। स्टॉप लॉस रखेंगे ट्रेडिंग का यहाँ पे करीब 1870 के आसपास। ओके, तो चलिए यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस जहाँ हम ले रहे हैं बाजार पर, कुश हमारे साथ फिर से जुड़ गए हैं। कुश से बातचीत करते हैं। गुड आफ्टरनून कुश, बताएं सुबह की कॉल्स जो आपने दी उसके कोई अपडेट अगर आप देना चाहें, और साथ ही नए कॉल्स जो आप रेकमेंड करना चाहें। जी हाँ, फर्स्ट ऑफ थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। आपको सारे पैनलिस्ट और सारे दर्शकों को भी अ वेरी गुड आफ्टरनून। वेल, इट्स बीन वन ऑफ दोज ग्रेट डेज, राइट? आई मीन मार्केट्स को आप एक बार के लिए इग्नोर कर लीजिए, बिकॉज जरा सा इंडेक्स नीचे है, बट स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप एक्शन देखेंगे तो काफी अच्छा चल रहा है। एंड सिंस यू आस्क्ड, बीडीएल ने तो ऑलमोस्ट ओपनिंग फर्स्ट आवर में ही टारगेट अचीव कर लिया था। हिंदुजा ग्लोबल एंड विनती बोथ आर डूइंग rather well, 0.5% to 1% up in a market which is about 0.75% down. तो जो एक्शन है ये कहीं ये भी दर्शा रहा है कि जो एक्शन है वो ब्रॉडर मार्केट्स में है। निफ्टी जो फिलहाल हम मूव देख रहे हैं, देखिए, डोंट गेट टू डिस्करेज्ड बाय द काइंड ऑफ फॉल दैट वी आर सीइंग। 16300 16700 की रेंज जिसकी हम बात कर रहे थे, द मार्केट्स आर विद इन दैट। ये एक्सपायरी प्ले भी है, कल वीकली एक्सपायरी है। सो nothing to worry about, nothing to concern till we hold 16300। ये मेरा निफ्टी पे व्यू रहेगा। बैंक निफ्टी सिमिलरली 35,100 35,200 के जो लेवल्स हैं, ये जब तक होल्ड करता है तब तक हमें कोई चिंता की बात नहीं। अपसाइड पे 35,900 और 36,000 के जो जोन्स हैं, ये एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेंगे। बट अगर एक क्लियर डायरेक्शन, एक क्लियर व्यू चाहिए, तो मैं इसमें 2 दिन का इंतजार करूंगा, विच इज फ्राइडे। कल एक्सपायरी का प्ले और थोड़ा स्ट्रिंजेंट हो जाएगा। उसके बाद फ्राइडे से जो मूव आएंगी उससे हम एक डायरेक्शनल कॉल ले सकते हैं ऑन द इंडिसेस। प्लेंटी ऑफ एक्शन एज ऑलवेज इन द स्टॉक्स। ठीक है कुश, ये तो इंडेक्स पर नजरिया आपने बताया, स्टॉक्स भी कौन से सुझा रहे हैं आप?
यहाँ देखिए दो कॉल्स हैं मेरे, दोनों ऑन दी बाय साइड हैं। एक कॉल है जो मैं कंटिन्यू इनफैक्ट करना चाहूंगा, वो है एबीबी पे। एबीबी पे हम देख रहे हैं कि काफी अच्छा मोमेंटम बना हुआ है आज नहीं पिछले एक हफ्ते से, और मार्केट की वॉलेटिलिटी से इसे इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। डेरिवेटिव डेटा भी अगर आप देखेंगे तो बहुत ही क्लियर लॉन्ग बिल्डअप के संकेत इसमें आते हुए दिख रहे हैं। इसके इंडिकेटर्स अभी भी अप ट्रेंड इंडिकेट कर रहे हैं। अभी तक ओवर हीटिंग वाली फिगर जो है वो स्टॉक में अभी तक नहीं दिख रही है बनते हुए। सो विद दैट इन माइंड एबीबी को अभी भी लॉन्ग किया जा सकता है फॉर अ टारगेट ऑफ 2520। यहाँ 2400 का स्टॉप लॉस लेके चलिए, जहां पे एक अच्छा पुट बेस बना है। इसमें बहुत ज्यादा डेरिवेटिव एक्टिविटी नहीं होती है, तो हम बहुत ज्यादा उसे टूल नहीं दे सकते, लेकिन सपोर्ट के हिसाब से 2400 जोन शुड एक्ट एज अ स्टॉप लॉस। दूसरा जो मेरा स्टॉक है, ये सुबह भी मेरे रेडार पे था, हम डिस्कस नहीं कर पाए थे, व्हिच इज पॉलीप्लेक्स। द स्टॉक इज ऑलमोस्ट 7.5% अप राइट नाउ ऑन द बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। पिछले 5-7 सेशन से स्टॉक में एक अच्छा मोमेंटम दिख रहा था, आज उसका हमें ब्रेकआउट दिखा है और ये एक नए रैली की शुरुआत होती हुई दिख रही है। वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, फॉलो थ्रू बाइंग हम कल के पॉजिटिव सेशंस के बाद आज इसमें देख रहे हैं। आई एक्सपेक्ट दिस स्टॉक टू मूव अप टू 2700 लेवल्स इन द कमिंग डेज, और यहां अगर आप बाय करते हैं तो 2450 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। कुछ मितेश, अभी हम वापस आते हैं आपके पास, सुशील केडिया जी को भी अपने कॉन्वर्सेशन में शामिल करते हैं। और सुशील, गुड आफ्टरनून। आप एक केस बना रहे हैं कि इंडेक्स कुछ कह रहा है आपसे, क्या बता रहा है स्क्रीन? देखिए, इंडेक्स ने 16700 से 15700 से 16675 की एक छलांग लगाई। करेक्ट। 975 पॉइंट की। अब इस छलांग के बाद इंडेक्स अगर 1-2 दिन थोड़ा सा आराम करे, क्योंकि जिन लोगों को हमेशा भय का वातावरण ही बनाए रखना है, थोड़ा बहुत अवसर उनको भी देगा बाजार, क्योंकि ये भय बार बार लौट के आते रहेगा, तब तक ही तो ये चढ़ाई ऊपर चलती रहेगी। तो मुझे लगता है 2 दिन का विराम है, हो सकता है आपकी मेरी वार्ता खत्म होते होते तक बाजार उछलना शुरू कर दे, वरना कल सवेरे से मुझे वापस एक बड़ी छलांग नजर आती है 16900 तक, और हो सकता है 16900 से वापस 16400 में दिखे न दिखे। अगला पड़ाव 17400 है। अभी तक हमने उतनी तैयारी की है और मानसिक तौर पर अपने आप को खुला रखा है कि अगर निफ्टी एक नए उच्चतम स्तर पर भी चली जाए तो आश्चर्यचकित होने की बजाय चलते बहाव के साथ हम भी साथ बह ले। वो हमारी अभी फोरकास्ट नहीं है, पर वो हमारी तैयारी है, संभावना हमें लग रही है। और जब वो समय आएगा कि हम टेबल पर पटक कर बात कहें आपको कि हम न्यू हाई पे जा रहे हैं, तब हम वो भी करेंगे। कर रहे हैं, बिल्कुल स्वाभाविक है 1-2 दिन साइडवेज होना। कुछ लेवल्स का अंदेशा दीजिए हमको, किस तरह का मूड बना के काम करना चाहिए? मैंने तो निफ्टी का पूरा मैप आपको दे दिया। 16900 यहाँ से, उसके बाद वापस 16400, फिर 17400, 17400 के बाद हम 18600 की बात करेंगे। राइट। गुड आफ्टरनून सुशील, कैसे देख रहे हैं आप अब मार्केट्स के? क्या बड़े रैशन है आपके लिए? आपने बोला 16900 तक का भी एक बाउंस ऊपर दिखा सकता है, डॉलर इंडेक्स का ऊपर से करेक्ट होना, विक्स का स्टेबलाइज होना, क्या बड़े ट्रिगर्स और रैशन आपके लिए हैं? देखिए, विक्स तो खाली रैशनलाइज नहीं होगा, मेरे को लगता है कि विक्स घटता चला जाएगा। आप परिभाषा जो है वॉलेटिलिटी की, कि अगले दिन की वॉलेटिलिटी का बेस्ट अनुमान आज की वॉलेटिलिटी है, क्योंकि एक्सपेक्टेड वेरिएंस इन स्टैंडर्ड डेविएशंस इज सपोज्ड टू सम डाउन टू 0। बट उसके बावजूद भी कुछ हैं तरीके जिनका वर्णन पूरी तरह से मैं टीवी जैसे एक वातावरण में नहीं कर पाऊंगा। पर ये मेरा अपना अनुमान है, मेरी अपनी स्टडी है कि आने वाले समय में ये ऑप्शन खरीद के काम करने वालों को बड़ा दबाव बनाएगा, विक्स घटता चला जाएगा एक नंबर बाद। और डॉलर इंडेक्स ने देखिए एक बड़ा करेक्शन 105 से लेकर 101 तक करीब दे दिया है। कल इसने वापस एक इंटरिम रैली बनाने की कोशिश की, 102 तक गया, हो सकता है 103 भी दिखा दे। पर मेरे लिए सबसे ज्यादा जो बड़ी बात है, और आपसे कुछ समय से मैं कह रहा हूं, देखिए रुपी डॉलर की चार्ट है भी हमारे स्क्रीन पर, तो ये जो ऊपर के जिस स्तर पे इस रेखांश से ये जो अब संघर्ष कर रहा है, वीकली चार्ट है, और हम तकरीबन आज 2.5 सप्ताह हो गए इसी स्तर के साथ जूझ रहे हैं, और आज इसने एक नीचे का मुंह खोला है। तो और देखते हैं, एक दिन आने दीजिए इसको, 77.5 के नीचे जहां जाएगा तब हम टेबल पटक एक कॉल पर कार्रवाई करेंगे, एक्शन लेंगे कि हम 77 तक 76.5 तक खेलेंगे, और 76.9 टूट गया तो 74.5, और
ये संबंध क्यों है, इसका क्या इकोनॉमिक रैशनल है, ये नहीं अभी तक मैं समझ पाया। पर एक बहुत बड़ा संजोग है जो 99% पिछले 50 साल में 70 साल में चला है कि शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में जब जब अपना रुपया मजबूत होता है उस वक्त शेयर बाजार में मंदी करना आत्मघात से कम नहीं है, सुसाइड करने से कम नहीं है। क्योंकि स्टॉक मार्केट की जो मैक्सिमम रिटर्न्स है उनकी जो बंचिंग होती है, 3 ही 4 महीने में स्टॉक मार्केट बहुत बड़ी रिटर्न दे देता है और अगले 8-10 महीने आप ऊपर नीचे कबड्डी खेलते रहते हो। तो अगर ये डॉलर रुपये पे मेरा कॉल वर्कआउट हो जाता है और जहां ये टूटना शुरू हो जाता है डॉलर रुपए के सामने, क्योंकि बाकी विश्व भर में डॉलर घूम चुका है और यहाँ चार्ट घूमने को बिल्कुल तैयार है, तो शेयर बाजार पे मैं एक न्यू हाई का कॉल जनरेट करने में यहां से भी कॉन्फिडेंस निकालूंगा। पिछले 70 साल में एक बार खाली ये हुआ है, बाकी 100 बार ये घटना हुई है कि जब जब रुपया मजबूत होता है स्टॉक मार्केट में अभूतपूर्व 3-4 महीने की बड़ी तेजी बनती है। बिल्कुल सुशील जी, गुड आफ्टरनून। ऑफ कोर्स आपने निफ्टी पर अपना नजरिया बताया, चार्ट्स अभी समझाएं, विक्स पर भी और साथ ही करेंसी को भी आपने टच किया, लेकिन बैंक निफ्टी कहाँ हम देख रहे थे 35,600 के पार भी ट्रेड्स नजर आए और अभी हम देख रहे हैं बैंक निफ्टी जो है यहाँ पर भी कमजोरी दिख रही है फिलहाल 35,400 के लेवल्स। आगे कहाँ तक जाता दिख सकता है या फिर डाउन ट्रेंड दिखेंगे? देखिए, डार्बी रेस को जीतने वाला घोड़ा भी ना एक राउंड रेस का दौड़ने के बाद अस्तबल में मालिश करवाता है, चने खाता है, उसको रम पिलाई जाती है। तो एक राउंड बैंक निफ्टी ने जो 32,500 से आपको 36,220 तक दिया, उसके बाद 2-2.5 दिन का विश्राम है और कल परसों में ही अगर मेरे को लगता है 37,000 अगला मोड़ आएगा और फिर उसके बाद हम 36,500 का अगला पॉइंट है, वहां से फिर हो सकता है थोड़ा सा और विराम ले। पर अब फार्मा के सेक्टर को छोड़ के जो कि किंग कर्तव्य विमूढ़ लग रहा है, फार्मा के ही स्टॉक्स ऐसे हैं जिनकी चार्ट्स देख के लगता है कि इन चार्ट्स को पता नहीं है हमें क्या करना है। बाकी तो स्टील जैसा स्टॉक सेक्टर भी जिसको बिल्कुल पीट दिया गया है वो वापस जोर से उछलने तैयार है और बैंकों ने तो लगातार लीड ली है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में अगर ये तेजी का ट्रेंड ऊपर बढ़ता चला गया तो बैंक्स विल कंटिन्यू टू टेक देयर लीड। अभी औपचारिकता के लिए हम 36,500 की बात करेंगे, वो क्रॉस हो जाएगा, तो 38,000 की बात करेंगे, वो क्रॉस हो जाएगा, तब 40,000 की बात करेंगे। सुशील, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जो आपको अच्छे लग रहे हो चार्ट्स पे? देखिए, हम सबसे पहले तो पतित पावन सीताराम जो महात्मा गांधी गाते थे बहुत बार, तो जो स्टील के स्टॉक्स पे जो कंप्लीटली हताशा हो गई है, सिर्फ निराशा नहीं, सबसे पहले तो जितने भी जिंदल नाम के स्टील स्टॉक्स है सब में बाई सिग्नल आ चुका है और मुझे लगता है दिन 2-1 के अंदर टाटा स्टील और सेल में भी आ जाएगा। तो जब पतित पावन सीताराम स्टील भी अब चलने को तैयार है, सिर्फ फार्मा ही एक सेक्टर है कि जहां किंग कर्तव्य विमूढ़ है। तो अब मैं आपको फटाफट मेरे हर एक सेक्टर से 2-3 की पिक्स बता दूं। मीडिया में सन टीवी बहुत बड़ा भाव बन सकता है और जी टेलीफिल्म जो काफी आंख उचौली खेल रहा है, इसको एक बार 274 के ऊपर चलने दीजिए तो हम वापस इसमें और 100 रुपए की तेजी की बात करेंगे। फिलहाल 264 अगला पड़ा, फिर 274 पर घूम फिरकर सन फार्मा और जी 2 बड़े स्टॉक्स और नेटवर्क 18 भी मेरे को लगता है पिछली बार जो ऊपर के उस बबल में लोग फंस गए थे, शायद वहां उनको मुक्ति मिलेगी, नया हाई आएगा। आप आइए टायर के स्टॉक्स कुछ भी ले लीजिए, सीमेंट में जो लेना है ले लीजिए, आईटी के स्टॉक्स में से जो पसंद है वो ले लीजिए, सारे भागने को बिल्कुल तैयार है। टेक्सटाइल के स्टॉक्स देखिए अभी भी अर्ली डेज है और 1-2 दिन दीजिए, अगले वीक जब हम आपसे मिलेंगे तब तक हो सकता है कि कॉटन में हम एक वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा रिवर्सल बनता देख रहे हैं, उसको और कंफर्म होने दीजिए। तो हो सकता है कि टेक्सटाइल के कितने ही ऐसे स्टॉक्स की चार्ट्स आज तैयार है जो 2 वैगर 3 वैगर हो सकती है। अच्छा, अब आप आइए एफएमसीजी की तरफ। तो जुबिलेंट फूड्स, नए सीईओ आ गए हैं, कंपनी की पूरी दिशा बदलेगी, व्यवहार बर्ताव बदलेगा, तो इसकी चार्ट इस तरह से तैयार है जुबिलेंट फूड्स की कि जो अभी बीते दिनों में एक लो बना है, आप उसको एक अपना वर्स्ट केस स्टॉप लॉस पकड़ लो। मुझे लगता है साल भर में स्टॉक 3 गुना 2.5 गुना हो गया तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। एक साइक्लिकल लेवल का करेक्शन हो चुका है। एफएमसीजी में टाटा कंज्यूमर मुझे लगता है यहाँ से 30-35% की आपको रिटर्न दे देगा। फिर आपके जो एनबीएफसीज के अंदर में मेरे को लगता है चतुर्दिक तेजी चारों तरफ बनेगी। इवन इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जैसा स्टॉक मुझे लगता है बहुत बड़ी तेजी बनाने के लिए तैयार है। वो कॉल हम 1-2 दिन में और ट्रिगर करेंगे और आप जो भी एनबीएफसीज है ठीक ठाक जो आपको पसंद हो, सबकी अपनी अपनी वॉलेटिलिटी है। तो आप केमिकल्स के अंदर में बीएएसएफ ले सकते हैं,
वापस आप दीपक फर्टिलाइजर, नवीन फ्लोराइड में भी काम कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन के स्टॉक्स में मुझे सनटेक रियलिटी, शोभा डेवलपर्स बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत बड़ी रिटर्न यहाँ से आ सकती है। इवन डीएलएफ भी 10-15% यहाँ से बढ़ेगा। तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, हमें खुद तय करना पड़ेगा, सबको अपने लिए तय करना पड़ेगा। ये स्वरुचि भोज लग रहा है मुझे टेबल पर, एक बहुत बड़ा बफेट, जिसको जो पसंद है उठा ले और खा ले। बिल्कुल बिल्कुल। सुशील जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बाजार पर अपना आउटलुक और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस आपके हमें बताने के लिए। अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी। हैव अ नाइस डे टू यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेश जी, एक स्टॉक है एपीएल अपोलो ट्यूब्स। इस स्टॉक को एक बार आप देखें, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट कैटेगरी का स्टॉक है। अच्छे नतीजे भी कंपनी ने पोस्ट किए थे और आप नंबर्स अगर देखें, स्टॉक मूवमेंट भी आज करता हुआ दिखा। कमजोर बाजार में भी करीब 3-3.5% के अप मूव्स दिखाएं। इस स्टॉक पर आपकी राय क्या होगी? मानसी जी, देखिए स्टॉक में एक अच्छा मूव यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक में 4-5 वीक का एक करेक्शन पिछले दिनों में हमने देखा। उसके बाद स्टॉक में एक रेंज कंसोलिडेशन भी देखने को मिला, जो करीब था 850 से लेके 915 की रेंज में, और एक अच्छा ब्रेकआउट विद वॉल्यूम एक्शन यहाँ पे वीकली सेटअप के हिसाब से बनते हुए दिख रहा है। स्टॉक में अगर देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज, 100 डे और 50 डेज, तीनों ही इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर अब स्टॉक यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो नियर टर्म शॉर्ट टर्म सेटअप के हिसाब से स्ट्रेंथ यहाँ पे बिल्कुल बनती हुई दिख रही है। हमें लगता है कि जिस तरीके के सेटअप बने, इसमें स्टॉक में इमीडिएट टारगेट जो आ सकते हैं ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आना चाहिए करीब 1030 से 1040 तक के। करंट लेवल से स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 945 के आसपास। राइट, ठीक है। एपीएल अपोलो पे ये राय रहेगी। आज हम देख भी रहे हैं कि खैर हमने सुबह भी बात की थी, सारे जितने भी इंश्योरेंस स्पेस के स्टॉक्स जो मॉर्निंग में भी हमने ट्रेड आइडेंटिफाई किया, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल हो, एचडीएफसी लाइफ, वो अब तक सस्टेन्ड है। इनफैक्ट टॉप गेनर्स में से एक है आपका आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भी अब। और साथ ही अभी कुछ देर पहले जो मैं आपसे बात भी करी थी, पीएसयू स्पेस, चाहे किसी भी स्पेस को आप ले लें, मतलब बैंक्स को छोड़ के, उन सभी स्पेसेस में आपको कहीं ना कोई पिक्स दिख रही हैं। वो एक स्पेस चल रहा है। लेकिन इस बीच में अब एचडीएफसी स्टॉक्स को भी एक बार देखते हैं। एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, एचडीएफसी लाइफ, इन तीनों स्पेस स्टॉक्स में आपको एक मूव फिर से दिख रही है। एचडीएफसी बैंक पर क्या व्यू रहेगा आपका कुछ? देखिए, एचडीएफसी बैंक में हमने एक बेस बन के एक अच्छा मूवमेंट आते हुए देखा था। पिछले 2 दिनों की जो मंदी है, उसे हम बहुत ज्यादा वेटेज नहीं देंगे, बिकॉज बैंकिंग ने इतने अच्छे रनअप के बाद एक हल्का सा कूल ऑफ दिया था। मुझे लग रहा है एचडीएफसी बैंक यहाँ से अपने एक नेक्स्ट अप मूव के लिए रेडी हो रहा है। इमीडिएट बेसिस पे भी अगर मैं इसका टारगेट देखूं तो यहाँ से 100 रुपए ऊपर का बंदा है, करीब 100 रुपए ऊपर का, विच इज 1470 के जो लेवल्स हैं वहां तक जाता हुआ दिखता है। और यहाँ अगर आप स्टॉप लॉस ढूंढ रहे हैं तो 1340 के जो लेवल्स हैं यहाँ पे लगा के चलिए। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपका फेवरेबल है। लग रहा है जो इसमें जो फॉल आना था वो हो चुका है, दैट्स ऑलरेडी प्लेड आउट। नीचे के लेवल पे अच्छी बाइंग देखने मिली है। सो फ्रॉम हियर एचडीएफसी बैंक लुक्स लाइक अ गुड बाय, इवन एन एक्यूमुलेट इफ इट डिप्स एनी फर्दर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्टॉक इंपॉर्टेंट डिस्कस करना जरूरी है अपने रिजल्ट्स के दम पे, और बहुत लास्ट कुछ दिनों से हमने देखा है कि इंटरेस्ट आ रहा है इन्वेस्टर्स का, वो है पीजी इलेक्ट्रो। विकास गुप्ता मैनेजमेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के एमडी। विकास, ईटी नाउ स्वदेश पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके रिजल्ट्स में हमने देखा है काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है इस क्वार्टर। ऑफ कोर्स स्ट्रीट ने, बाजार ने सराहा भी उसको। अगर आप ये बताएं कि कितना सस्टेनेबल है, आप पूरे साल के लिए FY23 के लिए क्या नंबर्स टारगेट कर रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी के और रेवेन्यूज के? नमस्कार सर, एंड थैंक्स फॉर हैविंग मी हियर। बेसिकली जो हम लोग रेवेन्यू की गाइडेंस हमने शेयर करी है, दैट इज अराउंड 1800 करोड़ फॉर द FY23, और उसके लिए हम लोगों ने जो है, जो भी अपने कैपेक्स है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ऑलरेडी प्लान कर रखी है। इस साल में ऑलमोस्ट हम लोग अराउंड 120 से 130 करोड़ रुपया और निवेश करेंगे टू एक्सपैंड अवर कैपेसिटीज इन वॉशिंग मशीन एंड एयर कंडीशनर बिजनेस। अभी हमने पीछे ही जनवरी 2022 में अपना एसी मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट शुरू किया है, जिसमें हमने ओडीएम कैटेगरी में काफी सारे अच्छे ब्रांड्स जोड़े हैं अपने साथ एसी मैन्युफैक्चरिंग में, जिसका हमको बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है। सिमिलरली वॉशिंग मशीन में भी हमने फुली ऑटोमेटिक में और सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में काफी नए क्लाइंट्स जोड़े हैं। तो हमको कॉन्फिडेंस है कि हम लोगों ने जो गाइडेंस दी है 1800 करोड़ रुपए की रेवेन्यू के लिए फॉर FY23, हम लोग उसको अचीव कर पाएंगे। राइट।
ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। एक और चीज आपसे समझना चाहेंगे विकास, क्योंकि हमने देखा कि आपने FY23 की जो गाइडेंस दी है वो लगभग 1800 करोड़ रुपए, 7% मार्जिन की उम्मीद है, तो ये बड़े ग्रोथ ड्राइवर्स आपके लिए क्या रहेंगे? हमारे लिए जो मेन फोकस एरिया और जो ग्रोथ ड्राइवर्स रहेंगे वो रहेंगे हमारे लिए हमारा जो प्रोडक्ट बिजनेस है। प्रोडक्ट बिजनेस में एयर कंडीशनर्स एक सबसे बड़ी कैटेगरी है हमारे लिए, और उसके बाद है वॉशिंग मशीन्स, और उसके बाद है टेलीविजन्स। तो हम लोग एसी में, एयर कंडीशनर्स में हम ऑलरेडी PLI जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसमें हमने पार्टिसिपेट किया है, और जिसमें हमको सक्सेसफुल रहे हैं एज एन एप्लीकेंट, और उसी के अंदर चलते हुए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि अपना वॉल्यूम उसमें ग्रो करेंगे एसी के बिजनेस में, और कुछ नए क्लाइंट्स भी ऐड करेंगे FY23 में। वॉशिंग मशीन्स में भी सिमिलरली हम लोग कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहे हैं, नए क्लाइंट्स ऐड किए हैं, तो हमारा फोकस एरिया इन प्रोडक्ट बिजनेस पे रहने वाला है आने वाले कुछ सालों में। विकास, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, कारोबार विस्तार के प्लान्स आपके हमें बताने के लिए, आने वाले क्वार्टर्स के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, इस स्टॉक को हमने डिस्कस किया था 2 दिन पहले, हमारे रिजल्ट धमाका स्टॉक कैटेगरी का ये स्टॉक था। बाजार खुलने से पहले जब हमने इस स्टॉक के फंडामेंटल्स आपको बताएं, किस तरह से अच्छे रिजल्ट्स हैं आपको बताया, उसके बाद स्टॉक में जो अप मूव्स देखने को मिले वो भी आपने देखे थे। राजेश जी, 929 के लेवल्स पर अब भी तेजी जो है इंटैक्ट है। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट मैनेजमेंट से भी हमने बात की, आपकी राय इस स्टॉक पर क्या होगी? मानसी, देखिए स्टॉक पे जिस तरीके का रनअप पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिला, स्टॉक ने अपने प्रीवियस स्विंग हाई जो थे करीब 850 के आसपास, उसका ब्रेकआउट विद वॉल्यूम एक्शन दिया है। हमें लगता है आज के सेशन में जरूर हायर साइड से थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। स्टॉक 1000 रुपए के ऊपर भी आज एक ब्रीफली ट्रेड करते हुए दिखा था, लेकिन उसके बाद वहां से थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग जरूर आते देखने को मिला है। हमें लगता है कि स्टॉक में एक अच्छी बड़ी रैली यहाँ पे पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में होते हुए दिखी है। थोड़ा सा कूल ऑफ एक्शन यहाँ पे टुवर्ड्स 900-880 की तरफ आता है, तो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाय करने के लिए। स्टॉप लॉस रहेगा करीब 845 का। हमें लगता है जिस तरीके से लॉन्ग टर्म चार्ट पे इसमें स्टॉक में एक ब्रेकआउट बना है और एक अप ट्रेंड में कंटिन्यूटी बनी हुई है इसमें लॉन्ग टर्म सेटअप के हिसाब से, तो ये डिप मिलेगी वो एक अपॉर्चुनिटी होगी। और आगे आने वाले हफ्तों में या महीनों में हमें लगता है कि इसके जो टारगेट बनना चाहिए लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो आना चाहिए करीब 1100 से 1200 रुपए तक की अपसाइड भी इसमें आते हुए दिख सकती है। तो डिप्स में बाय करने की सलाह है। 900 रुपए से 880 की रेंज में अगर स्टॉक अवेलेबल होता है तो वहां पे बाय करने की सलाह रहेगी। राइट, एक बार मितेश के पास भी चले जाते हैं। मितेश, कुछ और ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए लास्ट हाफ आवर के लिए, क्योंकि ये जो व्यू बन के आ रहा है कि ये बड़ी बंदी नहीं है, कोई माइल्ड प्रॉफिट टिकिंग है, तो डिप में क्या लेंगे अभी यहाँ से अगर कुछ BTST करने का मूड हो तो? बेसिकली BTST करने का अगर मूड है तो बार बार एक ही चीज सामने आ रही है, वो है कि बीटन डाउन स्टॉक्स। अगर आपने देखा होगा रिसेंटली एक अशोक लेलैंड में बहुत अट्रैक्शन नहीं आया था, तो वो ये है स्टॉक जिसमें हम BTST सोच रहे हैं। दूसरा ये है कि ऑरो फार्मा जो है उसमें भी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्विंग ट्रेड लिया जा सकता है। अभी ऑरो फार्मा का फ्यूचर चल रहा है 533, आई थिंक 525 के स्टॉप लॉस से अगर ऑरो फार्मा में ट्रेड लिया जाए BTST का, तो कल के सत्र में हमको 545, 550 के लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे। और अशोक लेलैंड के लिए स्टॉप लॉस रहेगा 137 का, टारगेट पहला रहेगा 143, दूसरा टारगेट रहेगा 145 का। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ये टारगेट रहेगा औरोबिंदु फार्मा पे। और अब चलिए, एक खास कंपनी जो आज लिस्ट हुई है वो है ई-मुद्रा। उसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हमारे साथ हैं आज मिस्टर वेंकटरमन श्रीनिवासन। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मिस्टर श्रीनिवासन, आज आपकी कंपनी आज लिस्ट हुई। सबसे पहले तो आपका एक रिएक्शन इसी पर जानना चाहेंगे। हमने देखा कि आपके जो नंबर्स भी थे वो भी हमने नोटिस किए। यहाँ पर टोटल रेवेन्यू जो था वो आपका लगभग 138 करोड़ था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आपका बड़ा है, तो मार्केट शेयर तो आपका डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट मार्केट स्पेस में बड़ा ही है। इस पर आपका एक क्विक रिएक्शन, कितना बड़ा स्पेस आपके लिए अब पॉसिबल दिखता है? It's a very good space. We are in both trust service business and also enterprise solution in the authentication, cyber security, and also paperless transformation. So as per market research reports, the market for our kind of solution is likely to grow from almost $11 billion to $25 billion over the next 5 years. So we are in a very good space. And again, as the largest certifying authority in India, we are very well positioned. And we are also taking the certifying authority business into other geographies. So that way, I think we are very ideally positioned to capture the market growth.
बिल्कुल मिस्टर श्रीनिवासन, न्यू डिजिटल प्रोडक्ट लॉन्चेस की अगर बात करें, प्रोडक्ट लॉन्च पाइपलाइन आपकी कैसी है? क्या आगे और इनोवेशंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आप Web3 में वेंचर करने के बारे में सोच रहे हैं क्या? Yes, because Web3 is an important thing and it is likely to come soon. So that's why, but Web3 also again, it will need the digital identity and the authentication. Either you take Web3 or you take blockchain, the digital identity and authentication will always be an important component, and that's where we are working. So that way, and even if you see the quantum computing, we are doing a lot of research on that. So around those, we will launch products also and develop our products to suit that rather. So that's where we will be in the ahead of the curve. All right. Thanks very much today, Mr. Srinivasan, for giving your valuable time और आपने इन सब पे इनपुट्स हमसे शेयर किए. बहुत शुक्रिया आपका. चलिए बढ़ेंगे आगे, एक बार मार्केट्स पर क्विक चेक ले लेते हैं. इस वक्त अगर हम यहाँ पर फिनो स्पेस में देखें तो आपको कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ लॉन्ग के मौके दिख रहे हैं. क्लियरली आपको अशोक लेलैंड, वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक ऑफ द लास्ट एक्सपायरी, वो भी आपको तेज दिखाई दे रहा है. गुजरात गैस, हालांकि ये सेकंड हाफ से ही आपको तेज दिख रहा था. गैस काउंटर्स में गुजरात गैस, कल हमने ये स्टॉक पिक ट्रैक भी की थी, मॉर्निंग में शायद हमने किरण ने दी थी. गुजरात गैस पे इस वक्त आपका क्या व्यू बनेगा राजेश? तो प्रियंका जी देखिए, स्टॉक में एक जिस तरीके से चार्ट स्ट्रक्चर बने, डेली सेटअप को अगर हम एनालाइज करें तो स्टॉक में एक सस्टेन्ड बाइंग यहाँ पे बनते हुए दिख रही है. और जिस तरीके के अभी सेटअप बने, हमें लगता है स्टॉक में जैसे ही 575 576 की रेंज क्रॉस होगी तो स्टॉक में एक अच्छा बड़ा अप मूव यहाँ से आते हुए दिख सकता है. तो हमें लगता है कि यहाँ पे बिल्कुल बाय का ही ट्रेड रखना चाहिए. जिस तरीके से ओवरऑल सेटअप बने, लोअर साइड से एक बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक ने जो बेस फॉर्मेशन किया है, उसके हिसाब से हमें लगता है कि अब ये स्टॉक जब तक 550 के ऊपर सस्टेन रहता है क्लोजिंग बेसिस पे, तो इसमें देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि स्टॉक में एक 580 से 590 तक के अपसाइड के टारगेट इसमें शॉर्ट टर्म पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकते हैं. तो बाय करने की सलाह है. 540 के स्टॉप लॉस से अपसाइड टारगेट होंगे 580 590 तक. ओके 580 590 तक के अपसाइड टारगेट्स गुजरात गैस पर आते हुए दिख सकते हैं. करंट लेवल्स पर भी खरीदारी की जा सकती है. मितेश, हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज, इस स्टॉक पर अपनी राय दीजिए. रेजिडेंशियल कमर्शियल प्रोजेक्ट कैटेगरी की कंपनी आज करीब 7% के अप मूव्स दिखा रही हैं. रियल एस्टेट स्पेस फोकस में है. आज हम देख रहे हैं कुछ तमाम स्टॉक्स जैसे प्रेस्टीज एस्टेट में भी अच्छी तेजी है. हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज की तेजी को आप कैसे देख रहे हैं? टेक्निकल चार्ट चेक बताएं. बेसिकली आज का जो अप्रूव है वो सस्टेनेबल होने के लिए हमको फॉलो ऑन बाइंग देखनी पड़ेगी. और मेरे हिसाब से अगर फॉलो ऑन बाइंग अगले 2 या 3 दिन में आती है तभी जाके हम बोल सकते हैं कि ये सस्टेनेबल अप मूव है. देखिए अभी का जो बाजार है उसमें सिंगल डे मूव, 2 दिन के मूव आना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सस्टेनेबल अप मूव्स नहीं आते हैं और अल्टीमेटली रैली फिजल आउट हो जाती है. तो सेफा प्रॉपर्टीज में भी यही मेरी राय होगी कि लेट अस वेट एंड वॉच, और उसके बाद ही हम एक अपना व्यू बनाएंगे 1 या 2 दिन की ट्रेंड को देखने के बाद ही. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं और डिफेंस स्पेस पर ही कुछ देखिए. भारत डायनेमिक्स आपने शो की शुरुआत में भी जिक्र किया था. HAL का भी एक स्टॉक है मिड कैप स्पेस में जहां परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं. डिफेंस को एक बार रिविजिट कीजिए और HAL पर भी अपनी राय दीजिए. ऑफ कोर्स भारत डायनेमिक्स आपके पसंदीदा शेयरों की कैटेगरी में है. जी हाँ, देखिए डिफेंस स्टॉक फिलहाल डिफेंस स्पेस पूरा फिलहाल ऐसे जोन में है कि आप कोई भी स्टॉक पिक कर लीजिए एंड यू विल प्रोबेबली नॉट बी प्रूवन रॉन्ग. BDL तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं. HAL, BEL, इवन मजगांव डॉक, ये कुछ 3-4 स्टॉक्स हैं जिनमें अगर आप देखेंगे तो आज के सत्र में भी आपको तेजी दिखेगी इवन व्हेन द मार्केट्स आर नॉट डूइंग एज ग्रेट. तो इस स्पेस में ओवरऑल तो डेफिनेटली तेजी है ही. एंड HAL पर्टिकुलरली एक फेवरेट काउंटर बन जाता है बिकॉज अमंग दी डिफेंस स्पेस डिफेंस स्टॉक्स ये एक ऐसा स्टॉक है जो डेरिवेटिव्स में भी अवेलेबल है. तो ट्रेडर्स एक अपॉर्चुनिटी बनती है कि इसको लेवरेज प्ले भी इसमें किया जाए. अगर सिर्फ सेटअप की बात करें, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेटअप है. कहीं भी इसमें कोई ऐसा डिप आते हुए नहीं देखा है जो कॉज ऑफ कंसर्न या कॉज ऑफ वरी हो. मूवमेंट्स जरा सी म्यूटेड रही हैं ओवर द लास्ट फ्यू डेज, लेकिन डायरेक्शन हैज रिमेन्ड इंटैक्ट ऑन व्हिच इज ऑन द अपसाइड. जिस तरीके के इसमें सेटअप अभी हम देख रहे हैं, देयर इज अ वेरी गुड चांस दैट इन द कमिंग डेज द स्टॉक कैन मूव अप टू 2000 लेवल्स. 2000 के लेवल तक ये स्टॉक जा सकता है. एक्चुअली पोजिशनली अगर आप होल्ड करेंगे तो और भी बड़े टारगेट्स हैं, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे आप आने वाले कुछ दिनों में 2000 का लेवल इस पे देख सकते हैं.
अगर आपकी पहली बाइंग है, बिकॉज ये स्टॉक मूव ट्रैक्शन में रहा है काफी समय से, तो इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलिए। इसकी जो ये अच्छी रैली मिल रही है, इसे राइड करिए, दैट वुड बी माय सजेशन। अगर आप एग्जिस्टिंग पोजीशन रखते हैं तो 1840 1830 के जो जोन्स हैं, यहाँ पे आप अपना स्टॉप लॉस बना लीजिए। फ्रेश पोजीशन के लिए भी एप्लीकेबल है और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए भी एप्लीकेबल है। ठीक है, 2000 तक के लेवल्स HCL पर लिखते हैं खुश को। इस बीच एक स्टॉक इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, इसको देखें, अगर वहां पर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है और उसका एक रीजन भी है। शेयर में गिरावट इसलिए है क्योंकि आपको याद होगा एम्बेसी ग्रुप जो इसमें मर्ज होने, जिसमें इंडिया बुल्स रियल का मर्जर होने वाला है, वहाँ कुछ रेट्स की खबरें हैं और उसका आप एक सेंटिमेंटल इफेक्ट इस वक्त ये स्टॉक का इससे कुछ लेना देना नहीं है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट वहां पर भी एक देख रहे हैं, इम्पैक्ट देख रहे हैं। एक बार इस पूरे मैटर पर ना तसल्ली से डिटेल्स ले लेते हैं। हमारी सहयोगी नेहा इबाले है जो इस पूरे मैटर को कवर कर रही है। नेहा, बताएं क्या कुछ निकल कर आया है? बेंगलुरु में एम्बेसी ग्रुप के 40 से भी ज़्यादा ऑफिस प्रमाइसेस और डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के रेसिडेंशियल प्रमाइसेस पे इनकम टैक्स सर्चेस चल रहे हैं। हम आपको ये बता दें कि ये सिर्फ बेंगलुरु में ही नहीं, लेकिन मुंबई और गुरुग्राम में भी एम्बेसी ग्रुप के ऑफिस प्रमाइसेस पे अभी सर्चेस चल रहे हैं। और ये हमको जानकारी मिल रही है कि अभी आज 7 सुबह से, इनफैक्ट आज सुबह 7 बजे से ये सर्चेस जो शुरू हुए थे, अभी तक कंक्लूड नहीं हुए हैं। हम आपको बता दें कि ऐसे टाइम पे ये जो इनकम टैक्स की टीम सर्च कर रहे हैं प्रीमाइसेस में, उनका यही कहना है कि वो टैक्स इवेजन के मामले को लेकर कोई भी डॉक्यूमेंट्स, इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस या डॉक्यूमेंट्स को ढूंढ रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, लेकिन अभी इंडिया बुल्स के ऑफिसेस पे भी शायद सर्चेस होंगे, यही अभी बोला जा रहा है। और ऐसे टाइम पे हम आपको ये भी बता दें कि इंडिया बुल्स के स्टॉक जो है उसमें भी अभी थोड़ा हिट हुआ है और ये देखना बाकी होगा कि ये पूरे सर्चेस खत्म होने के बाद इनकम टैक्स को क्या मिलता है एम्बेसी ग्रुप और इंडिया बुल्स के खिलाफ। ओके, तो क्लियरली एम्बेसी ग्रुप पर छापेमारी की खबरें आ रही हैं जिसके चलते इंडिया बुल्स रियल एस्टेट पर एक इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिख रहा है। आपको बता दें, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट और एम्बेसी ग्रुप के मर्जर की खबरें चल रही हैं। कुछ दिन पहले ही हमने आपके सामने खबर भी रखी थी, 29 मई की खबर है, 2 दिन पहले जब कॉन कॉल होती हुई दिखी थी। और कॉन कॉल के हाईलाइट्स भी ये थे कि मर्जर के बाद डेट की सिचुएशन जो है सिर्फ 3 साल में यहाँ पर कंपनी की जो है वो खत्म होती हुई दिख सकती है। और साथ ही अगर इनके सेल्स टारगेट की अगर बात करें, 2500 से 3000 करोड़ तक के सेल्स टारगेट कंपनी यहाँ पर वॉच आउट करके चल रही है। इंडिया बुल्स रियल एस्टेट फिलहाल एक नेगेटिव खबर, एम्बेसी ग्रुप के कंपनी की छापेमारी की खबरें आती हुई दिख रही हैं कंपनी के ऑफिस पर, जिसका एक इम्पैक्ट स्टॉक पर आप देख रहे हैं। राजेश जी, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, ओबरॉय रियल्टी जैसे स्टॉक्स, मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट की अगर बात करें, अच्छी सेल्स रजिस्ट्रेशन देखने को मिले हैं। ऑफकोर्स ये एक नेगेटिव न्यूज इम्पैक्ट जरूर लग रहा है, लेकिन टेक्निकली अगर आप मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट का चार्ट चेक कर पाएं तो मानसी जी देखिए, इंडिया बुल रियल एस्टेट का स्ट्रक्चर तो काफ़ी वीक हो चुका है। स्टॉक में काफ़ी बड़ा करेक्शन हमने देखा और अक्रॉस ऑल टाइम फ्रेम स्टॉक एक बियरिश जोन में यहाँ पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। तो इंडिया बुल रियल एस्टेट में तो हमें लगता है कि अभी यहाँ पे वीकनेस रहेगी जब तक ये स्टॉक वापस से 95 से 100 रुपीज़ की रेंज को क्रॉस नहीं करता है। कोई भी उछाल में यहाँ पे हमें लगता है कि एक बिकवाली का ट्रेड ही यहाँ पे एग्जीक्यूट होते हुए दिखेगा। ऑन द अदर हैंड अगर हम ओबेरॉय रियल्टी को देखें तो एक काफ़ी बड़े करेक्शन के बाद अगर हम इसको डेली सेटअप पे एनालाइज करें तो स्टॉक में एक डाउन स्लोपिंग चैनल का यहाँ पे पेनिट्रेशन करते हुए दिख रहा है। यहाँ पे प्राइस एक्शन हमें लगता है कि स्टॉक में अगर 810 820 का रेंज क्रॉस होता है ओबेरॉय रियल्टी में, तो यहाँ से कहीं ना कहीं रिवर्सल का साइन यहाँ पे बनते हुए दिखेंगे नियर टर्म सेटअप के हिसाब से। और फिर ये स्टॉक में 850 860 तक की अपसाइड कंटिन्यू होते हुए दिख सकती है। तो ओबेरॉय रियल्टी का सेटअप थोड़ा सा प्रॉमिसिंग लग रहा है और हमें लगता है कि अगर 810 के लेवल क्रॉस होंगे तो ये स्टॉक में बहुत जल्द 850 860 तक की अपसाइड बनते हुए दिख सकती है। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस लेके बाय का ट्रेड लिया जा सकता है। स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा क्योंकि अभी भी कंफर्मेशन ट्रेड नहीं है यहाँ पे रिवर्सल का। तो स्टॉप लॉस जिस तरीके के फॉर्मेशन बने हैं पिछले कुछ 5-6 ट्रेडिंग सेशन के हिसाब से, उसके हिसाब से हमें लगता है 780 ये एक लेवल है, इसे स्टॉप लॉस रख के बाय किया जा सकता है। ऑलराइट, तो ओबेरॉय रियल्टी यहाँ पर आपको पसंद आता है। एक बार मितेश, स्टील पैक पर आप क्या व्यू रखेंगे? JSW स्टील आज चल भी रहा है, उसका एक रीजन है उन्होंने अपनी कुछ कैटेगरी प्रोडक्ट की कैटेगरी के प्राइजेस बढ़ाए हैं। आपका क्या व्यू रहेगा स्टील प्राइजेस को, स्टील स्टॉक्स को लेकर? आप सिस्टम और मेथड के हिसाब से अगर कुछ आइडेंटिफाई कर पाए, किस तरह की चाल आप स्टील स्टॉक्स दिखा सकते हैं आगे?
बेसिकली स्टील स्टॉक्स में एक बॉटम फॉर्मेशन की शुरुआत हो चुकी है और उसमें अगर कोई प्रॉमिसिंग स्ट्रक्चर है तो वो है हिंडाल्को का। अगर आप देखें तो ऊपरी स्तरों से 630 के लेवल से सबसे पहले ये स्टॉक्स करेक्ट होना चालू हुआ था और करीबन 390-400 के बीच में इसने बॉटम फॉर्मेशन किया है। पिछले 3 वीक से बहुत ही एक नैरो रेंज में, ऊपर में 438 और नीचे में क्लोज टू 380, ये जो एक रेंज है इसमें ये कारोबार कर रहा है। हमारे हिसाब से 438 जो 20th ऑफ मई 2022 वीकली कैंडल में जो हाई बना था, वो अगर एक बार क्रॉस हो जाए तो स्टॉक जो है वो नई तेजी के अंदर एंटर होगा और उसके बाद का सीधा जो लक्ष्यांक आता है वो 508 का आता है। तो फिलहाल अभी स्ट्रक्चर के हिसाब से आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग काउंटर ये पूरे पैक में, मेटल पैक में, वो हमको लग रहा है हिंडाल्को का। ऑलराइट, हिंडाल्को आपको सबसे तेज लगता है, लेकिन अब जेएसडब्ल्यू स्टील आज अच्छी खासी तेजी, लगभग 3.25% तक की तेजी जेएसडब्ल्यू स्टील दिखा रहा है। कुछ प्रोडक्ट कैटेगरीज के प्राइजेस इन्होंने बढ़ाया। ये बहुत देर पहले एक और स्टोरी भी, एक और फ्लैश इंपॉर्टेंट जो अभी आप नीचे देख पा रहे हैं कि ईडी ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी को समन जारी किया है। नेशनल हेराल्ड केस है जिसके चलते ये मैटर फिर से आपको सामने देखने को मिल रहा है और ईडी ने अब समन किया है राहुल गांधी, सोनिया गांधी दोनों को। ये लंबा मैटर है लेकिन फिर से अब इस पे इन्वेस्टिगेशन लग रहा है शुरू हो गई है। चलिए एक बार फिर से कुछ और स्टॉक्स देख लेते हैं। फेडरल बैंक, इनफैक्ट यहाँ बैंक निफ्टी पर भी अब कुछ पोजीशंस बनते हुए दिख रही हैं क्या आपको राहुल? राजेश? तो प्रियंका जी देखिए, हमने शो की शुरुआत में बात करी थी कि 35,200 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है बैंक निफ्टी के लिए और आज जो डिप मिली थी मार्केट में वो 35,285 तक का एक लो बना के बैंक निफ्टी ने वापस से लोअर साइड से एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनाते हुए दिखा। सेम वे हमने निफ्टी पे भी जो व्यू दिया था, शेयर किया था, वो था 16,400 का लेवल इंपॉर्टेंट है। वहां पे भी हम देखें तो जो डिप मिली थी वो करीब मिली थी 16,425 तक। तो जिस तरीके के सेटअप अभी डिफाइंड सेटअप है, 16,400 लोअर साइड पे एक अच्छा बेस है, तो उसके नजदीक जब भी आता है तो वहाँ बाय करना चाहिए। बैंक निफ्टी ने काफी अच्छा एक बाउंस दिया है। हमें लगता है अगर ये बाउंस में अगर बैंक निफ्टी अब यहाँ से 35,700 की रेंज को क्रॉस करे तो फिर हमें लगता है कि एक बड़ा मूव जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बैंक निफ्टी में ही लीडरशिप आते हुए दिख सकती है, वो यहाँ पे प्ले आउट होते हुए दिख सकता है। और हमें लगता है कि काफी बैंक, जैसा हमने जिक्र किया है कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये दोनों बैंक में एक अच्छा अप मूव यहाँ पे कंटिन्यू होते हुए दिख सकता है। और आप देखें तो आज कई छोटे पीएसयू बैंक्स में भी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिख रहा है। आप देखें छोटे पीएसयू बैंक में जैसे यूनियन बैंक को देखें तो काफी बड़े करेक्शन के बाद स्टॉक में जिस तरीके से आज स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्शन बन रही है, हमें लगता है कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में एक अच्छा यहाँ पे लीडरशिप पोजीशन बनते हुए दिख सकती है। तो बैंक निफ्टी पे बुलिश ही व्यू है। 35,200 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन कैरी करेंगे। 35,700 क्रॉस होने के बाद हम और भी यहाँ पे एग्रेसिव पोजीशन ऐड करने की सलाह देंगे। ऑलराइट, ठीक है, बिल्कुल। तो ये यहाँ पर बैंक्स में आप यहाँ पोजीशन ऐड करने की सलाह देंगे। और इस बीच अब चलिए संजीव भसीन जी भी हमसे जुड़ गए हैं। संजीव जी का स्वागत कर लेते हैं, उनके हसीन शेयर भी देख लेंगे, बेहतरीन शेयर। चलिए बिल्कुल सर जी, संजीव जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप इस वक्त अब कौन से स्टॉक पिक कर रहे हैं? हाँ, गुड आफ्टरनून प्रियंका। तो आई थिंक दिस इज अ गुड चेकआउट जो देना था और प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, कल से वापस चालू होती है बाजार में और मुझे लगता है ऑटोज, बैंक्स विल लीड। लेकिन आज मुझे 3 ब्लू चिप्स हैं जो मैं बोलने के वाला हूं और मेरे को कन्विक्शन है कि इस भाव से आपका पैसा जरूर बनेगा। आप कहें तो मैं शुरू करूं? हाँ जी बिल्कुल, बताएं। तो सबसे पहले हिंडाल्को लीजिए, 407 रुपए में, 408 रुपए में। हिंडाल्को हैज बॉटम्ड आउट फॉर टाइम टू कम। 600 से 400 रुपए आ गया, ये टाइम है। देयर नोवेलस आर्म ऑन एल्यूमिनियम इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल। 394 का स्टॉप लॉस रखिए, 440 का टारगेट। दूसरा बाय इन्फोसिस। I think Infosys guidance and the management's outlook is extremely bullish. So there is no cause of concern in Infosys. This is the time to buy it. I think ये वापस आपको नीचे नहीं मिलेगा। तो 1470-74 में लीजिए। 1435 का स्टॉप लॉस, 1575 का टारगेट। और गोदरेज कंज्यूमर, जो मैं बारंबार कह रहा हूँ, पाम ऑयल प्राइसेस आर एट a 3-month low. Their overseas business, particularly Indonesia and China, are doing extremely well. So for 762, 763 में लीजिए। 745 का स्टॉप लॉस, 835 to 840 का टारगेट।
बिल्कुल संजीव जी, टेक्सटाइल प्ले पर आपकी राय हम जानना चाहेंगे, क्योंकि ताज़ा खबरें ये भी आ रही हैं कि इंडिया के टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स जो हैं वो हाईएस्ट एवर देखने को मिल रहे हैं, करीब 44 बिलियन डॉलर तक के पहुंचते हुए दिख चुके हैं। टेक्सटाइल प्ले से जुड़ी कंपनियां जो हैं आज के बाजार में भी हम देख रहे हैं कुछ हद तक परफॉर्म कर पा रही है। गोकुलदास एक्सपोर्ट ही देख लीजिए, करीब 7% के अप मूव्स यहाँ पर लग रहे हैं। कोई पर्टिकुलर स्टॉक टेक्सटाइल पर जिस पर आपकी नजर है? मानसी जी, कहीं बहुत नीचे भाव से मैंने कह रखा था, आई वाज वन ऑफ द फ्यू जो लास्ट जिसने 6 महीने पहले ही टेक्सटाइल की पकड़ी थी। राजस्थान स्पिनिंग एंड वीविंग मिल 320 रुपए था, नाहर स्पिनिंग 150 रुपए था, और मोंटी कार्लो वो भी 220 रुपए था। ये तीनों पे मैं बहुत बुलिश हूँ, बिकॉज इनके अंडरलाइंग फंडामेंटल मैनेजमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ये तीनों शेयर आपको डिक्लाइन पे मिले तो लीजिए। एज ए डिस्क्लोजर ये तीनों हमारे पोर्टफोलियो में है। ऑलराइट संजीव जी, आप तो खैर वैसे हमेशा पीएसयू बैंक के कई सारे स्टॉक्स रेकमेंड करते हैं। मुझे याद है आपने बीओबी भी बहुत बार रेकमेंड किया है, सीयूबी भी रेकमेंड किया है। कैनरा बैंक पे आपका क्या व्यू है? कैनरा बैंक रहने दीजिए प्रियंका जी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ये 100 रुपए हो जाएगा। यूनियन बैंक, याद रखना मेरी बात, अभी 35-36 रुपए है, 1 रुपए 90 पैसे डिविडेंड है। Union Bank is a turnaround bank. This bank will be 100 rupees in maybe this year end or next year. ऑलराइट, तो चलिए बैंकिंग स्पेस पर यूनियन बैंक पर नजरिया पॉजिटिव 38 के लेवल्स पर है, अच्छी खासी तेजी और दिख सकती है। इन लेवल्स पर भी आप खरीदारी के बारे में सोच सकते हैं। संजीव जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन हमें बताने के लिए। कल सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स हैं टेक्निकली जहां पर अपमूव्स नजर आ रहे हैं, उस पर बात करते हैं। सुंदरम फाइनेंस, कुछ सुंदरम फाइनेंस एनबीएफसी स्पेस की अगर बात करें, बैंकिंग और फाइनेंस की अगर बात करें, हम देख रहे हैं कुछ हद तक बाजार को सपोर्ट करने का काम ये तमाम स्पेसेस जरूर कर रहे हैं। आज स्टॉक में अच्छी तेजी के बीच कामकाज दिखा, ऊपरी स्तरों से हल्की सी मुनाफा वसूली फिलहाल जरूर नजर आ रही है, लेकिन एनबीएफसीज को आप कैसे देख रहे हैं? सुंदरम फाइनेंस पर आपकी राय क्या होगी? देखिए, ओवरऑल एनबीएफसी स्पेस जो है इस पे हम काफी बुलिश हैं। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये जो दो सेक्टर्स हैं, आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से ये टैंडम में मूव कर रहे हैं। मतलब जो हमने एक अपसाइड देखा था उसमें बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज टॉप 2 आउट ऑफ द 3 रहते थे, टैंडम में मूव कर रहे थे। तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज विल गो अलोंग, एनबीएफसीज विल गो अलोंग। इसमें बहुत सारी अलग अलग स्पेसेस हैं, बट इन ओवरऑल अगर हम बात करें तो एनबीएफसीज आर आल्सो एक्सपेक्टेड टू डू एज वेल एज बैंक्स, इफ नॉट बेटर। लेकिन सुंदरम फाइनेंस की अगर मैं पर्टिकुलरली बात करूं तो इसका जो चार्ट स्ट्रक्चर है ये काफी वीक है। आज के दिन का मूव अगर हम इसको रूल आउट कर दें तो इसमें कंटिन्यूअस एक डाउनस्लाइड ही देखने को मिला है। एक बेस बनाने की एक्टिविटी कह सकते हैं पिछले कुछ दिनों में हुई है, बट दिस विल बी टू अर्ली टू कॉल दैट थिंग्स हैव टर्न्ड अराउंड, बिकॉज जो इसका फॉल है ये काफी लंबे समय से चलते हुए आया है। लेकिन अगर किसी के पास ये स्टॉक हो तो इसे आप एग्जिट करने के लिए 1850 के जो लेवल्स हैं, जहां पे स्टॉक में हमने पहले एक रेजिस्टेंस बनते हुए देखा था, वो एक लेवल है जहां पे आप स्टॉक में एग्जिट करने के लिए देख सकते हैं। फ्रेश एंट्री मैं नहीं रेकमेंड करूंगा, स्पेशली जब आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं इन दी होल एनबीएफसी स्पेस। टिमकन इंडिया आपने कुछ आई थिंक 2-3 दिन पहले दिया था, आज अच्छी मूव है स्पेस में। हो गया आपके टारगेट्स अचीव या फिर अभी आप और ऊपर के लेवल्स देखते हैं? सॉरी, कौन सा स्टॉक कह रहे हैं? टिमकन इंडिया आपने दिया था, आई रिमेंबर, कुछ दिन पहले। जी हाँ, एब्सोल्युटली। एंड टिमकेन ने जो पिछले कुछ दिनों में मूव दिखाई थी उसमें बस एक ही दिन में ये लीजिए टारगेट इज मोर देन अचीव्ड। इसी तैयारी के लिए हम प्रीएम्प्ट करके टारगेट्स सेट कर रहे थे एंड द मूव्स ऑलरेडी डन। फिलहाल अब यहाँ से मैं इसमें रिकमेंडेशन नहीं दूंगा बाय करने की। किसी के पास अगर ऑलरेडी हो, जिसने हमारी कॉल पे आपके चैनल पे सुन के लिया हो, डेफिनेटली इसे आप राइड करिए विद अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। फ्रेश एंट्री ना करिए, बिकॉज एक ब्रेकआउट आ गया है जो हम मूव एक्सपेक्ट कर रहे थे, दैट्स ऑलरेडी प्लेड आउट। फैंटास्टिक कॉल, ऑफ कोर्स 19% का रिटर्न मिला है तो ऑफ कोर्स वेरी गुड कॉल। और अगर अभी एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो उसे इंटैक्ट करने की राय, नई पोजीशंस के लिए फिलहाल वक्त नहीं है, इसे सिर्फ वॉच लिस्ट में डालेगा, लेकिन पोजीशंस को बनाकर रखें। नरेश मेरानी हमारे साथ जुड़ गए। गुड आफ्टरनून नरेश, 20 मिनट से भी कम बचे हैं बाजार क्लोज होने में। क्या लगता है आज का पूरा सेशन आपको कैसा दिखा और इन लेवल्स पर आपकी राय क्या होगी? वही है 16,400-450 के आसपास सपोर्ट आ रहा है जहां से एक्सपेक्टेड था। ऊपर में 16,800 का टारगेट मेंटेन रखूंगा और स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम भी बेटर है। स्मॉल कैप और मिड कैप इंडाइसेस जो है अभी जाकर आज जो 16,400 के इक्विवेलेंट लेवल पे आए, जो 18 मई को एक रेजिस्टेंस बना था, तो स्टॉक स्पेसिफिक प्राइस एक्शन और बेटर होते जाएगा अगले कुछ दिनों में। सो मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी अच्छे लगता है। 2 स्टॉक रिकमेंडेशन, फर्स्ट रहेगा बाय अशोक लेलैंड जो
एक अच्छा बड़ा ब्रेकआउट हो सकता है 143 के ऊपर, सो स्टॉप लॉस 135 प्रीएम्प्ट कर रहे हैं यहाँ पर, टारगेट 170। दूसरा है बाय ऑन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, थोड़ा डिप पे क्योंकि अभी वो चला है कुछ लास्ट 5 मिनट में। 243 से 245 के आसपास बाय बनता है, स्टॉप लॉस 235, टारगेट 265 270। ऑलराइट, ठीक है। सो यहाँ पर अब BEL, ये तो कॉलम सुबह से ट्रैक भी कर रहे हैं और ये चले एक और वैलिडेशन नुरेश की तरफ से भी आती हुई यहाँ खरीदारी और 265 तक के लेवल्स, हालांकि 5% तेज है, लेकिन अभी भी आपको यहाँ से 20 रुपए मिल सकते हैं अगर आप अभी एंट्री पॉइंट इस स्टॉक में ढूंढते हैं तो। शुक्रिया नुरेश इस जानकारी के लिए। IT सॉफ्टवेयर पैक में टाटा एलेक्सी तो अपनी मूव छोड़ ही नहीं रहा। ऑफ कोर्स इट्स गुड वेल्थ क्रिएटर टाटा एलेक्सी ऑलवेज हैज बीन राजेश, लेकिन MSCI का एक बड़ा रीजन लग रहा था वहाँ एडिशन की शायद मूव्स उसके चलते हैं। अब भी आप टेक्नोलॉजी स्पेस में और स्टॉक्स चले ना चले, लेकिन टाटा एलेक्सी की चाल हम लगातार बने हुए देख ही रहे हैं। क्या अभी भी एंट्री के मौके हैं? तो देखिए, ये स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड कंटिन्यूटी है। देखें तो बाकी सब IT सर्विसेज के स्टॉक्स में हमने देखा था एक करेक्शन जरूर बना था, लेकिन ये स्टॉक में कोई भी सिग्निफिकेंट ऐसा डाउनटिक या करेक्शन देखने को नहीं मिला, और जो भी करेक्शन हुए थे वो ऑलमोस्ट सब रिवर्स होते हुए दिख रहे हैं। तो जिस तरीके का इसका एक अप ट्रेंड यहाँ पे, रिजम्पशन ऑफ अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, हमें लगता है कि बिल्कुल ये स्टॉक में कोई भी अगर वॉलेटिलिटी के चलते डिप भी मिलती है तो इसको ऐड करें। 8600 8630 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। हमें लगता है 8600 से 8400 ये एक अच्छा बाइंग रेंज रहेगा। अगर इस बीच में अगर ये कहीं स्टॉक अवेलेबल होता है तो बाय करके रखना चाहिए। और ये एक इन्वेस्टमेंट कैटेगरी का स्टॉक है, और हमें लगता है कि ये स्टॉक में जिस तरीके के सेटअप बने हुए लॉन्ग टर्म, ये स्टॉक आगे आने वाले दिनों में 9000 9500 की तरफ भी बढ़ते हुए दिखेगा। तो बाय ऑन डिप्स कैटेगरी का स्टॉक है, बिल्कुल इसको जब भी गिरावट मिले तो ऐड करें। 8200 के आसपास के स्टॉप लॉस रखेंगे। तो क्लियरली जब यहाँ IT सॉफ्टवेयर की बात हो ही रही है, हैप्पीएस्ट माइंड्स पर भी कुछ आप अपनी राय दीजिए, क्योंकि इस स्टॉक में आज दिन की शुरुआत से अच्छी तेजी हम देख रहे हैं। पिछले कुछ दिनों के ट्रेंड को भी अगर देखेंगे, ये स्टॉक भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। हैप्पीएस्ट माइंड्स करंट लेवल से कैसा लग रहा है? जी हाँ, देखिए देयर वाज अ टाइम जहाँ पे स्टॉक में बहुत अच्छा ट्रैक्शन देखने मिला था, लेकिन पिछले कुछ समय से स्टॉक में हमने एक वीक स्ट्रक्चर देखा है। इसका एक बेस बना था करीब 920 के आसपास, और फिर वहां से भी एक हल्का सा डिप मिला था, लेकिन अब स्टॉक ने एक नया बेस बनाया है व्हिच इज अराउंड 850 860 जोन्स, और जो इसके सपोर्ट लेवल्स थे जो रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट कर रहे थे 920 के आसपास, वहां से भी स्टॉक आज ऊपर है। एक हल्का सा कंसोलिडेशन हमें इसमें होते हुए दिख रहा है, और आज आज स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया है व्हिच इज कंफर्मिंग कि इसमें एक अप ट्रेंड यहां से रिज्यूम होता हुआ दिख रहा है। देयर इज अ गुड चांस कि यहाँ पे ये जो मूवमेंट है ये कंटिन्यू रहेगा, बिकॉज इंडिकेटर्स भी यहाँ से अब हमें इसके पॉजिटिव टर्न अराउंड होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम लेवल्स की बात करें तो 1080 के लेवल्स जो हैं, जो स्टॉक में आज प्रीवियस रेजिस्टेंसेस एक्ट कर रहे थे, वो इसके एक इमीडिएट टारगेट के तौर पे एक्ट करेंगे। और इसका जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है 930 के आसपास का बन रहा है, उसको आप अपना स्टॉप लॉस लेके चलिए। पे ऑफ रेशियो भी आपके लिए फेवरेबल है। स्टॉक और बड़ी मूव भी दिखा सकता है, बट इमीडिएट बेसिस पे 1080 के जो लेवल्स हैं उसके लिए इसे प्ले किया जा सकता है। हैप्पीएस्ट माइंड हमने कुछ दिन पहले स्टॉक डिस्कस किया था, तब हमारे पैनलिस्ट ने कहा था 1000 के लेवल फट आ जाएंगे, आप इसमें बाइंग कर सकते हैं, और आज में आपको 10% का मूव दिखा, और अब भी ऊपर के लेवल्स कुछ को लगता है कि यहाँ आ सकते हैं। मितेश, क्रिसिल, केयर रेटिंग एजेंसी स्टॉक्स पर हम क्या हो रहा है एक्चुअली, आप अगर आइडेंटिफाई अगर आपने किया हुआ आपके मेथड्स और सिस्टम के हिसाब से, तो क्या यहाँ कोई ट्रेंड दिख रहा है? क्योंकि क्रिसिल भी लगातार आप देख रहे हैं यहाँ बाइंग मोमेंटम बना रहता है। क्रिसिल हो, केयर रेटिंग तो खैर इतना नहीं चलता जितना क्रिसिल चला है पीछे के दिनों में, अब भी आज भी तेज है। एग्जैक्टली आपने इस तरीके से स्टॉक्स या सेक्टर को स्पॉट किया है। बेसिकली इसमें प्रियंका जी, अगर ट्रेंड रिज्यूम होना है तो ऑल टाइम हाई के ऊपर ही होगा, क्योंकि पिछले 4 या 5 जो वीक है उसमें हमने कंसोलिडेशन ही देखा है, और क्लोज टू 3800 का जो 20 मई का जो हाई था, उसके बाद पिछले 2 वीक में एक वीकनेस देखने के लिए मिली है। और अगर स्टॉक अगले दिनों में, आने वाले दिनों में 3800 को क्रॉस करता है, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली जो आपने स्पॉट किया है वो सही है कि 4200 4400 की ट्रेजेक्टरी में ये स्टॉक्स जा सकता है। लेकिन इसमें कंडीशनल कॉल होगा। 3800 के ऊपर अगर डेली चार्ट में क्लोज होता है तो 3650 के स्टॉप लॉस से अगर ये ट्रेड को इनिशिएट किया जाए तो आई थिंक अगले 3 महीने में 4200 4400 के टारगेट्स पॉसिबल है। जी, रेमंड के चार्ट को देखिए, एकाएक इस स्टॉक में जो तेजी दिख रही है 10% के अप मूव्स पिछले कुछ मिनटों में यहाँ पर ये तेजी नजर आई है, और पिछले 5 सेशंस में स्टॉक ने रुकने का नाम नहीं लिया है।
इस स्टॉक को कैसे देख रहे हैं आप? राजेश जी, ये सवाल आपके लिए है। जी, तो मानसी जी बिल्कुल देखिए काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप बना है रेमंड में, और जिस तरीके से ये मोमेंटम बना है हमें लगता है ये प्रीवियस इसके जो ऑल टाइम हाई लेवल थे 1150 तक के, वहां तक भी ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा। और हमें लगता है जो इसमें अगर मंथली सेटअप के हिसाब से देखें तो स्टॉक में जिस तरीके से हायर हाई फॉर्मेशन कंटिन्यूशन में बनते हुए दिख रहे हैं और जिस तरीके से एक अपस्लोपिंग चैनल में ये ट्रेवल करते हुए दिख रहा है लॉन्ग टर्म सेटअप पे, हमें लगता है ये स्टॉक में काफी बड़े टारगेट अनफोल्ड होते हुए दिखेंगे पोजिशनल बेसिस पे। अभी यहाँ पे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें लगता है कि इसके इमीडिएट टारगेट जो आना चाहिए करीब 1140 तक के अपसाइड के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। तो यहाँ पे जिनके पास पोजीशन है बने रहे, करंट लेवल पे भी बाय किया जा सकता है। स्टॉप लॉस रखें करीब 1040 के आसपास। ऑलराइट, ठीक है, तो रेमंड पे ये एक व्यू रहेगा। तो बड़े मूव्स जहां जहां पॉसिबल है वहां पर व्यूवर्स को ये चेक दिलाना भी जरूरी है कि और फर्दर अभी भी मौके बनेंगे या नहीं बनेंगे। रिलायंस पर आपकी कॉल थी ना राजेश, आई रिमेंबर, आपने आई थिंक आज सुबह दिया या कल सुबह कॉल दिया, क्या आप अभी इंटैक्ट हैं इस कॉल के साथ? क्योंकि अगर इंडेक्स को ऊपर जाना है तो रिलायंस को तो चलना चाहिए। तो बिल्कुल प्रियंका जी, देखिए रिलायंस पे हमारा व्यू बुलिश है और हम हमारे जो टारगेट है इसके पोजीशनल वो है करीब 2720 2740 तक के, और यहाँ पे डिप्स में बिल्कुल इसको बाय करने की सलाह है। यहाँ पे स्टॉप लॉस हम जो सजेस्ट करेंगे पोजीशनल बेसिस पे वो आएगा करीब इसका 2585 के आसपास। ये स्टॉप लॉस रख के स्टॉक में बाय पोजीशन ही रखना चाहिए, कोई भी वॉलेटिलिटी में डिप्स मिलती तो ऐड करें। और जिस तरीके की इसमें एक स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है डेली वीकली सेटअप के हिसाब से, और डेटा भी देखें डेरिवेटिव डेटा, तो एक 2600 पे एक अच्छा बेस फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है। तो हमें लगता है ये स्टॉक में एक अच्छा अपमूव यहाँ पे कंटिन्यू होगा। और निफ्टी को बिल्कुल यहाँ से जो हम ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करें, जो प्रीवियस हाई बने करीब 16670-75 के आसपास, वो लेवल को अगर सरपास करना है तो रिलायंस का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल रहेगा उसमें। और हमें लगता है कि उसके चलते ही निफ्टी वो लेवल को क्रॉस करके 16800 तक के जो हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आगे आने वाले दिनों में, वहां तक की मूव रिलायंस के कंट्रीब्यूशन से आते हुए बिल्कुल दिखेगी। कुछ रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया, प्रीवियसली नोन एज बर्गर किंग, इस स्टॉक को देखिए, बजिंग वॉल्यूम्स यहाँ पर दिख रहे हैं, अच्छी तेजी के बीच ट्रेड कर रहा है। इस पर आपकी राय जानना चाहूंगी। करीब 5% के अपमूव्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जी सर, कैन यू हेल्प मी विद द स्टॉक कोड? मुझे ये कोड नहीं मिल पा रहा है, इसका नेम चेंज हुआ आई थिंक इसके लिए। जी बिल्कुल, रेस्टोरेंट्स ब्रांड एशिया। जी हाँ, थैंक यू। देखिए स्टॉक में हमने एक डाउनफॉल आते हुए देखा था पिछले 3 से 4 महीनों में, बट अगर हम पिछले कुछ वीक्स की बात करें तो बहुत ही अच्छा सेटअप है। डेफिनेटली स्टॉक ने एक बेस बना लिया है, एक अपस्विंग भी स्टॉक में आया है। आज का जो मूव है, आज इनफैक्ट पिछले 3 दिन का जो मूव है, इसने स्टॉक को अपने 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर लाके रख दिया है। यहाँ से हमें एक्सपेक्टेशन है कि ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू रह सकता है, क्योंकि जो इसके की रेजिस्टेंस लेवल्स थे अराउंड 97 98 के, उसको पार करके स्टॉक बहुत कंफर्टेबली उनके ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब इसका जो इमीडिएट नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस बन रहा है वो आ रहा है करीब 115 के आसपास, जहां पे स्टॉक ने पहले हाई बनाया था। ये रैली इस स्टॉक को 115 तक के लेवल्स तक लेके जा सकती है, और अगर आप यहाँ पे बाय करते हैं तो 98 के लेवल्स जो अभी हमने डिस्कस किए उस पे अपना स्टॉप लॉस लगा के चलिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज अगेन वेरी फेवरेबल। राइट, अब अशोक ललन, हमने देखा ऑलमोस्ट कई सारी ऑटो कंपनीज की बिक्री के आंकड़े तो आ गए हैं, टीवीएस मोटर के अभी आने बाकी है। बजाज ऑटो ने तो 2 व्हीलर स्पेस में डिसअपॉइंट किया है, स्टॉक नीचे है, लेकिन टीवीएस मोटर यहाँ पर आपको लॉन्ग बिल्टअप जरूर दिख रहा है। अभी नंबर्स अवेटेड हैं इसके। राजेश, क्या कोई ट्रेड आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं टीवीएस मोटर में? सेटअप है टीवीएस मोटर का 2 व्हीलर स्पेस में देखें तो ये स्टॉक में जिस तरीके से तेजी बनी है, पिछली सीरीज में भी एक अच्छा अपमूव यहाँ पे था और कंटिन्यूटी ऑफ ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। स्टॉक जिस तरीके से प्लेस्ड है, हमें लगता है ये इसके प्रीवियस स्विंग हाई जो कि इसके करीब 750 के आसपास के, वो लेवल को यहाँ पे अब ये टेस्ट करते हुए दिख रहा है। जैसे ही 750 के लेवल का ब्रेकआउट होगा, हमें लगता है इसमें जो टारगेट बनना चाहिए करीब 820 तक की अपसाइड भी इसमें पोजिशनल बेसिस पे आते हुए दिख सकती। तो बाय करने की सलाह है। 715 का स्टॉप लॉस रखेंगे। पहला इमीडिएट टारगेट 750 का है, वो ब्रेकआउट होते हैं तो फिर 780 820 तक की अपसाइड के टारगेट इसमें बिल्कुल अनफोल्ड होते हुए दिख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए कुछ ब्लॉक डील्स पे आप देख रहे हैं हमारे फ्लैशेस पे। नीचे कोल इंडिया में भी लगभग 1.5 करोड़ शेयरों का सौदा हुआ है। तो अब इस वक्त आपको क्लियरली मार्केट में न्यूज़ बेस्ड एक्शन ही देखने को मिल रहा है, नहीं तो कोई भी सेक्टर क्लियरली इमर्ज होकर नहीं आ रहा जो लीड कर पा रहा हो। तो बाजार बहुत ही लैकलस्टर
टाइट रेंज में, और शायद ये वीकली एक्सपायरी से पहले की पोजीशंस चेंज होती हुई और उसके वजह से आप ये ट्रेड देख रहे हैं। लेकिन बैंकिंग स्पेस में आपको कई सारे स्टॉक्स हैं जो अच्छे दिख रहे हैं, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप बैंक। अब एक स्टॉक और यहाँ जो आइडेंटिफाई हम कर पा रहे हैं वो है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। मितेश, बैंक्स पर आपका क्या व्यू है? प्राइवेट, पब्लिक, कौन से स्पेसेस आपको ज़्यादा अपने सिस्टम के हिसाब से पसंद आते हैं? प्रियंका जी, देखिए, इसमें यस बैंक ज़्यादा प्रॉमिसिंग है और पहले भी हमने इसके ऊपर बात की थी। और अगर आप बैंक ऑफ बड़ौदा का स्ट्रक्चर देखो तो कहीं ना कहीं 95 और 100 के बीच में जब भी वो स्टॉक आता है एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक हमको देखने के लिए मिलता है। इंक्लूडिंग दैट अगर आप केनरा बैंक भी देखो तो 190 से 200 के बीच में जब भी स्टॉक आता है एक स्ट्रॉन्ग बाउंस हमको देखने के लिए मिलता है। तो सिस्टम और मेथड के हिसाब से अभी प्राइवेट और पब्लिक के बीच में अगर कोई चॉइस करनी है तो वो डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है पीएसयू बैंक का। पिकिंग ऑर्डर में सबसे पहले रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा। लगातार हमने देखा है कि 120 के लेवल से वो वापस आता है और कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस करता है, लेकिन अगर 120 का लेवल टेकआउट हो जाएगा उसके बाद सीधा 150 180 का लेवल है। सेम इज द केस विद कैनरा बैंक। कैनरा बैंक में अगर 225 230 का लेवल अगर क्रॉस होता है तो उसमें भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग बढ़त 250 280 300 तक के लेवल्स हमको देखने के लिए मिल सकते हैं। तो हमारा नजरिया अभी पीएसयू बैंक के ऊपर बहुत ही पॉजिटिव है। हर एक डिप्स में हम क्लाइंट्स को बाय करने की सलाह देते हैं। पिकिंग ऑर्डर में सबसे पहले है बैंक ऑफ बड़ौदा, सेकंड नंबर पे है कैनरा बैंक। इनफैक्ट बैंक्स में आप तेजी भी देख रहे हैं। अभी पीछे 15 मिनट में आप रिकवरी देखेंगे। बंधन बैंक, स्टेट बैंक, फेडरल बैंक, HDFC बैंक लगभग 1%। तो बैंक्स कहीं ना कहीं तो थोड़ी सी लीड यहाँ से लेने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में किस तरह के यहाँ पर ट्रेड्स लेकर जाने चाहिए? राजेश, क्या होने चाहिए यहाँ पे? क्लियरली BTST के ट्रेड्स हैं या थोड़ा सा आप हेज रखना चाहते हैं? यू नेवर नो, कल थोड़ी गैप अप या गैप डाउन में कोई रिएक्शन में आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट ट्रेड भी निकला है। व्हाट शुड बी द राइट स्ट्रैटेजी? तो प्रियंका जी, देखिए, स्ट्रेटजी तो बाय ऑन डिप्स की है और जैसा नीचे से लोअर लेवल से देखें तो बैंक निफ्टी ने ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की रिकवरी लोअर आज के लोअर पॉइंट से दी है। तो स्ट्रेंथ तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में बिल्कुल बनी हुई है और हमें लगता है कि पीएसयू बैंक को यहाँ पे फोकस में रखना चाहिए। साथ में प्राइवेट बैंक में HDFC और ICICI बैंक, ये बैंक हमें लगता है BTST पॉइंट ऑफ व्यू से लिए जा सकते हैं। और बैंक निफ्टी भी हमें लगता है कि अब तो 35,700 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिख रही है, जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसके ऊपर हमारे टारगेट जो है बैंक निफ्टी के 36,200 तक के अपसाइड के टारगेट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और निफ्टी में भी 16,500 के ऊपर अब निफ्टी सस्टेन कर रही है। तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि कल एक्सपायरी के चलते एक बार वापस से बैंक निफ्टी 16,600 650 के जोन को भी अटेम्प्ट करते हुए दिखे। तो बैंकिंग का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। HDFC बैंक, ICICI बैंक, कैनरा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये हमारे प्रेफर्ड पिक रहेंगे करंट सिनेरियो के हिसाब से। तो बैंक ऊपर की तरफ खुलती हुई बाजार दिख सकता है। टॉप फ्यूचर्स भी इस वक्त आपको ऊपर ही दिख रहा है। आई वाज जस्ट चेकिंग कि ऑयल के प्राइसेस, क्रूड कहाँ है इस वक्त? अगर बैंक्स में आप बाइंग आ रही है तो क्या वहां पर किस तरह की सॉफ्टनेस? लेकिन क्रूड अभी भी उन लेवल्स पर 117 के आसपास है। हालांकि सुबह से ये थोड़ा सा बड़ा जरूर है। 116 पे हम खुले थे यहाँ, लेकिन 1.5% तेज क्रूड आपको दिख रहा है यहाँ पर, जो बहुत ही क्रूशल हो जाता है बैंक्स के लिए एटलीस्ट। पर यहाँ पर बैंक्स में बाइंग तो दिख रही है। खुश, आपके लिए क्या ट्रेड होगा, क्लोजिंग ट्रेड? जी हाँ, अगेन ABB इज अ फ्यूचर स्टॉक जो हम ऑलरेडी रेकमेंड कर चुके हैं। अगर हम और ब्रॉड स्पेस में अगर जाना चाहें तो बिल्कुल बैंकिंग ने जो लीड ली है, ये लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में मेंटेन रहेगी। एंड दीज आर स्पेसेस दैट कैन बी लुक्ड इनटू। कोटक महिंद्रा बैंक एक बहुत अच्छे रनअप के बाद पिछले 2 दिन से जरा सा म्यूटेड ट्रेड कर रहा था। आज फिर अपने जो की सपोर्ट लेवल्स हैं 1830 इनके आसपास सपोर्ट लेके फिर से एक रीबाउंड दिया है। सो प्राइवेट बैंक स्पेस में ये एक बैंक होगी जो वापस हमारे रेडार पे आई है। यहाँ पे 1920 के जो जोन्स हैं ये इमीडिएट बेसिस पे टारगेट के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। एंड 1830 के जो लेवल्स जहां से स्टॉक ने सपोर्ट लिया है, जहां इसके कुछ एवरेजेस भी बन रहे हैं, दे विल एक्ट एज अ स्टॉप लॉस अगर कोई यहाँ से फ्रेश पोजीशन इनिशिएट करके लेके जाते हैं तो कोटक बैंक यहाँ पसंद आता है। तो यहाँ पे क्लियरली जो पोजीशंस हम देख रहे थे वो सस्टेन्ड हुई हैं। BEL आपको 5.5%, ये मॉर्निंग ट्रेड में ही हमने आइडेंटिफाई किया था स्टॉक। इंश्योरेंस स्पेस पर सुबह ही हमने बात की थी। आप ICICI प्रूडेंशियल, HDFC लाइफ, इन सभी स्टॉक्स को देखें, उनमें भी आपको मूव सस्टेन्ड दिखी है। और साथ ही आपको स्टॉक्स लाइक होम इंप्रूवमेंट, केबल, वायर्स, पाइप से जुड़े हुए काउंटर लाइक एस्ट्रल, पॉलीकैप, यहाँ पर भी आपको तेजी दिख रही है। और अब जाते जाते क्लोजिंग आवर में और क्लोजिंग मिनट्स में आप देख रहे हैं कि बैंक्स में कई स्टॉक्स में, चाहे वो बंधन बैंक हो 2.5%, कैनरा बैंक 2%, ये तो खैर सस्टेन्ड हुआ है। लेकिन जो अभी फिलहाल तेजी थोड़ी सी दिखी है वो आपको कोटक में, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में, इन स्पेसेस में आपको देखने को जरूर मिल रही है। और इनफैक्ट कमिंस इंडिया, सीमेंट्स इंडिया,
कैपिटल गुड्स सीजी स्पेस पर भी एक बार वेरी क्विक चेक। मितेश आपका क्या व्यू रहेगा? कैपिटल गुड्स स्पेस जिस तरह से कैपेक्स की बात की जाती है, आपके यहाँ पर क्या प्रेफर्ड पिक है? आई थिंक क्यूमेंट्स इंडिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोइज्ड है अभी ये लेवल से, और हमें ये लग रहा है कि आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग और 980 से 1000 के ऊपर जो सस्टेनेबिलिटी है। हमारा पहला टारगेट 1250 का है, दूसरा 1500 का है। डिस्क्लेमर के तौर पे हमने ऑलरेडी क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है, तो उनकी बाई साइड ट्रेड फॉर्मेशन हो सकती है। तो विद इन दिस पैक आई थिंक क्यूमेंट्स इंडिया बहुत ही प्रॉमिसिंग है, और 1250 के लक्ष्यांक के साथ आप इसमें ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, आप क्विकली मानसी के पास चलते हैं फॉर द क्लोजिंग। बिल्कुल, तो आज दिन भर हमने एक रेंज में बाजार को फंसते हुए दिखा। लाल निशान के साथ निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में ट्रेड्स नजर आए। और मिड कैप स्पेस की अगर बात करें, बाजार को संभालने का काम मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ से जरूर होता हुआ दिखा, लेकिन दिन भर बाजार का मूड माहौल जो है सुस्ती भरा ही नजर आया। इसमें शुरुआत जो है सीधा वॉल्यूम बजर्स के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी तेजी के बीच कामकाज हमने देखा। हैप्पीएस्ट माइंड्स के स्टॉक को देख लीजिए, टाटा एलेक्सी के स्टॉक को देख लीजिए, कुछ तमाम आईटी स्पेस के स्टॉक, सॉफ्टवेयर रिलेटेड स्टॉक्स जहां पर अच्छी तेजी के बीच कामकाज दिख रहा था। 9% के अप मूव्स के साथ हैप्पीएस्ट माइंड्स का स्टॉक भी क्लोजिंग दिखाते हुए टाटा एलेक्सी में 2.25% के अपटिक आप देख रहे हैं। वहीं हेमिस्फीयर प्रॉपर्टीज आज के सत्र में यहां पर कंपनी रियल एस्टेट स्पेस इनफैक्ट फोकस में रहा। मुंबई बेस्ड रियल एस्टेट